बॉक्स में बनाई थी, फेज 2 में क्या होगा, उस चीज की आपको यूआई भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? यूआई का मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस। और वो किस चीज पे बनेगा? नेक्स्ट जेएस पे बनेगा। किस चीज पे बनेगा? नेक्स्ट जेएस पे वो चीज आपकी बनेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी। अब क्योंकि पिछला फेज 1 जो था ना, वो इन मेमोरी था। इन मेमोरी का क्या मतलब होता है? रन टाइम। यानी आप एक एरे में चीजें क्रिएट करो, डिलीट करो, रिप्लेस करो, जो करो। आपने एप्लीकेशन बंद की, लैपटॉप बंद किया, सारा डाटा आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब फेज 2 में ये क्या, कौन सा फेज है? फेज 2। फेज 2 में क्या होगा? आपका इंट्रोडक्शन होगा नियॉन डीबी से। डीबी मतलब डेटाबेस। आपका इंट्रोडक्शन किससे होगा? नियॉन डीबी से। नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड होगा, फास्ट एपीआई का वही एंड पॉइंट या वही एप्लीकेशन होगी जो आपने फेज 1 में बनाई। फेज 2 में दो चीजें अभी तक सेम है। एक तीसरी क्या न्यू चीज है? नियॉन डीबी डेटाबेस है पोस्टग्रेस का। सही है, इसको हम देख लेंगे। एक और चीज है एसक्यूएल मॉडल। कौन सी चीज है? एसक्यूएल मॉडल। अच्छा, एसक्यूएल मॉडल क्या होता है? वही चीज जो हमने 2 क्लासेस पहले डिस्कस की थी कि पाइथन के प्रोग्रामर को अगर डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए एक होता है हर्डल, एक रुकावट होती है। और वो रुकावट क्या होती है? एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को तो आती नहीं है, डेटाबेस तो एक बिल्कुल ही अलग चीज है। तो अब हम क्या करें? हम तो फंस गए, हम तो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर ही नहीं सकते या रिट्रीव कर ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम? इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस रुकावट को हटाने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? एसक्यूएल मॉडल। इस एसक्यूएल मॉडल का क्या फायदा है? कि पाइथन, आप सबको पाइथन आती है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जबान में, मींस क्लास और एट्रीब्यूट्स की जबान में या सूरत में अपने एसक्यूएल मॉडल को क्लास और एट्रीब्यूट्स पास करेंगे। एसक्यूएल मॉडल की जिम्मेदारी होगी हर चीज को डेटाबेस की क्वेरी में कन्वर्ट करके डेटाबेस में अपलोड करना। सिंपल इज दैट। अभी हम इस चीज को देख लेंगे। आज का जो हमारा फोकस है वो यही रहेगा। और इस सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 4 में से 3 चीज है। नियॉन डीबी तो डेटाबेस है ना, सिंपल, हमें तो सिर्फ कनेक्शन करना है। 4 में से 3 चीजें ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो अब हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। एसक्यूएल मॉडल जो है वो एक, सपोज करो, ट्रांसलेटर है। सही है, अगर आप किसी चाइनीज से बात कर रहे हो और आपको उर्दू आती है, सही है, अब आप तो काम वो कर ही नहीं सकते। इसी तरह आपको पाइथन आती है, डेटाबेस को सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज आती है, आपको नहीं आती। अब आप लोग बात तो कर नहीं सकते, तो अब आप कैसा बात करोगे? आपको किस चीज की जरूरत है? एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जो क्या करें, आप उर्दू में बात करो, जो आपको आता है आप उसी पे रहो। आप अपना मैसेज डायरेक्ट एसक्यूएल से बात करने के लिए किससे करो? एसक्यूएल मॉडल से। फिर हम इस पे आगे जाते हैं तो और मजीद बात करते हैं। सिंपल इज दैट कि ये पाइथन और डेटाबेस के बीच में एक ट्रांसलेटर है। सिंपल। नियॉन डीबी डेटाबेस है, आपको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डाटा स्टोर तो करना है ना। इतने सारे डेटाबेस के आपने नाम सुने, सुपरबेस, फायरबेस, पोस्टग्रेस, मायएसक्यूएल, नियॉन डीबी। सही है, तो ये भी एक तरह का डेटाबेस है। अच्छा, एक सवाल जो आप लोगों ने अभी क्लास शुरू होने से पहले पूछा, ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर हो गया, तो आई एम एज्यूमिंग काफी लोगों ने फेज 1 कर भी लिया। वो शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन के ऊपर। कुछ ने फेज 2 भी कर लिया, जो कि अच्छी बात है। हम फेज 2 आज यहाँ डिस्कस कर लेंगे ताकि जिनको कुछ कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई ये 5 फेजेस हैं, तो क्या इसकी 5 अलग अलग रेपोजिटरीज बनेंगी या 5 अलग अलग फोल्डर्स बनेंगे? क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर क्या होगा? तो देखिए, ये टोटली आप लोगों के ऊपर। अगर आप समझते हो कि भाई हम 5 के 5 फेज एक ही प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट कर करके जो है वो न्यू फीचर्स ला ला के काम कर सकते हैं,
यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक ही प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंटली जो है वो इस चीज को काम कर लो। अगर आप कहते हो नहीं भाई मुझे रिस्क नहीं लेना कि मैं फेज 2 करूं तो फेज 1 खराब हो जाए, फेज 3 करूं तो फेज 2 खराब हो जाए, तो आप एक काम ये करो कि आप सिंपली अलग अलग चीजें बना लो। अच्छा, जो आपको फॉर्म मिला है ना, आई थिंक उसमें 5 फेज की अलग अलग फील्ड्स हैं, ऐसा ही है? तो आप अगर चाहो तो अलग अलग रखो उसको, मसला नहीं है, ताकि क्या हो जब सबमिशन के टाइम में भी आप लोगों के जहनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि भाई फेज 2 वाली या फेज 1 वाली रेपोजिटरी को अपडेट करके फेज 2 में हमने जो है वो सबमिट कर दिया तो क्या होगा। टोटली आपके ऊपर है, आप अलग अलग 5 रिपोजिटरीज बनाना चाहो आप बनाओ, आप एक ही को अपडेट कर करके बार बार सबमिट कराना चाहो वो चीज हो सकती है। तो ये कुछ सवाल थे आपके। अब आते हम अपने फेज 2 के आर्किटेक्चर के ऊपर। अब ये सबसे जरूरी चीज है, फेज 2 में हमारा आर्किटेक्चर क्या होगा। अब आर्किटेक्चर एक टेक्निकल वर्ड है, इसको अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या होगा। इसको फैंसी या वोकैबुलरी में इसको कहा जाता है आर्किटेक्चर। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर। बोले भाई ये वोकैबुलरीज पता होना जरूरी है, इसको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर। अब वो हम देखते हैं क्या होगा। अब यूजर क्या करेगा, सबसे पहले हम इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, ठीक है? देख लें यहां। अब सपोज करें आप यूजर है किसी भी एप्लीकेशन के, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हजारों एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, जीमेल। एज अ यूजर आप चाहे वो, अब हम वेब ऐप की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल जो है वो अपने जहन में रख सकते हैं। अगर आपको जीमेल में जीमेल को यूज करके किसी को ईमेल करना है, अब बताएं एज ए यूजर आप क्या करेंगे? जीमेल को यूज कर। एग्जैक्टली, एज ए यूजर आप लोग क्या करेंगे? जीमेल के वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। मैं अभी अगर गिटहब रेपोजिटरी पर हूं, मैंने github.com खोला हुआ है, तो एज ए यूजर मैं कहां पर हूं? गिटहब की वेबसाइट के ऊपर, गिटहब की फ्रंट एंड के ऊपर। तो अगर जो हमारा यूजर होगा ना, वो क्या करेगा? सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करेगा? गिटहब फ्रंट एंड से। भाई इसको कहा ही जाता है यूजर इंटरफेस, यानी वो चीजें जो यूजर को नजर आए। तो यूजर को तो ऑफ कोर्स एक ही चीज नजर आती है, वो क्या होता है? फ्रंट एंड। हमारा फ्रंट एंड होगा नेक्स्ट.जेएस पे। यूजर को बैकएंड से तो नजर नहीं आता ना। आपने आज तक दुनिया में 500,000 एप्लीकेशन यूज की, किसके बैकएंड से आपने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया? किसी के भी नहीं। जिस यूजर बन के जिस भी वेबसाइट पे आप गए, आपने सिर्फ और सिर्फ किससे इंटरेक्ट किया? फ्रंट एंड से, यानी यूआई से। तो जो हमारा यूजर होगा वो सबसे पहले कहां पे आएगा? फ्रंट एंड पे, यूआई। उसने कुछ भी लिखा, अब टू डू ऐप बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, बाय मिल्क। सही, थोड़ी सी ब्लर आ रही है, पता नहीं, खैर। उसने लिखा बाय मिल्क। अब ये, अच्छा फिर क्या होगा? एक चले पहले हम इस चीज को पूरा समझ लेते हैं। आपका जो फ्रंट एंड होगा वो किस चीज का है? नेक्स्ट.जेएस का। वो नेक्स्ट.जेएस का फ्रंट एंड किससे बात करेगा? बैकएंड। किससे बात करेगा? आपके बैकएंड से, जो कि पाइथन फास्ट एपीआई पे बना हुआ है। तो यूजर को हमेशा नेक्स्ट.जेएस दिखेगा, यानी फ्रंट एंड दिखेगा, यूआई। वो यूआई पे कुछ भी करे, चाहे वो कुछ टाइप करे, बटन क्लिक करे, वो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? आपके बैकएंड में। कहां जाएगी? आपके बैकएंड के ऊपर। और बैकएंड के बाद, बैकएंड में एक ऐसी लॉजिक होगी जो क्या करेगी, यानी बैकएंड पे क्या होगा? फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई का क्या है? फास्ट एपीआई क्या होता है? पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर एंड पॉइंट्स बनाता है। फास्ट एपीआई आपको पता है क्या है? पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि एपीआईज बनाता है, एंड पॉइंट्स अपने पास रखता है। तो जाहिर सी बात है, फ्रंट एंड जब रिक्वेस्ट करेगा अपने बैकएंड से, बैकएंड पे वो कहां रिक्वेस्ट करेगा? कोई ना कोई उसके पास एक एंड पॉइंट होगा। क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। उस एंड पॉइंट में क्या चीज होगी? एंड पॉइंट का आसान लफ्जों में मतलब है एक एड्रेस होगा। क्या होगा?
एक एड्रेस। भाई अगर आप मुझसे पूछें या मैं आपसे पूछूं आपका घर क्या है, अब ऑफ कोर्स आप मुझे क्या बताएंगे, अपने घर का एड्रेस बताओगे। वो एड्रेस क्या होगा कि भाई ये वाली स्ट्रीट है, ये वाला फ्लैट नंबर है, ये वाला ब्लॉक है। तो आसान लफ्जों में ये क्या हुआ, एड्रेस। इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग की जबान में बोलूं तो आपने अपने घर का मुझे क्या दिया, एंड पॉइंट। क्या प्रोवाइड किया, एंड पॉइंट। तो ये जो मैंने चीज कही ना कि फ्रंट एंड बात करेगा किससे, बैकएंड से। फ्रंट एंड किससे बात करेगा, बैकएंड से। और बैकएंड से किस तरह बात करेगा, एपीआई, एड्रेस के थ्रू। किस तरह बात करेगा, एड्रेस के थ्रू। एड्रेस को क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। इस चीज को हम एक जबान में, एक लफ्ज में अगर मैं कंपाइल करूं तो इसको हम कहते हैं क्या, एपीआई। क्या कहते हैं, एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एपीआई क्या है, फ्रंट एंड भी आपने अपने हाथों से बनाया, बैक एंड भी आपने अपने हाथों से बनाया। यानी ये वही सर्वर है जो आप खुद मैनेज कर रहे हैं। इसको कहते हैं डेवलपर मैनेज्ड। क्या कहते हैं इसको, डेवलपर मैनेज। ये किसी और का भी सर्वर हो सकता है। आपने क्वार्टर 2 में आई थिंक एक एपीआई यूज की होगी जिसको कहा था जेसन प्लेस होल्डर। ये एपीआई यूज की थी आपने, बुक्स एपीआई। बहुत अच्छी बात है, आपको याद है बुक्स एपीआई। अब मुझे बताइए, ये जो बुक्स एपीआई थी ये आपने अपने हाथों से बनाई थी या किसी और के सर्वर पे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसी और के। जो क्वार्टर 2 में आपको नेक्स्ट जेएस का हैकाथॉन मिला था, आपके टीचर्स ने आपको क्या प्रोवाइड किया था, एक यूआरएल प्रोवाइड किया था। वो आपका बनाया हुआ यूआरएल था या दूसरे के सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे, दूसरे के सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे। तो एपीआई दो तरह की हो सकती है, या आप दूसरे की यूज कर लें या आप क्या करें, अपनी खुद की इन हाउस बना लें। अच्छा, कोई भी आपसे कहे, जल्दी से कोई ओवरव्यू दे देता हूं ताकि मसला ना हो चीजों को समझने में। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फ्रंट एंड किससे बात करता है, बैक एंड से। किस चीज के थ्रू बात करता है, एंड पॉइंट एपीआई के जरिए। इसकी आसान एक्सप्लेनेशन ये है, अगर आपसे कोई पूछे या आपको समझने के लिए कि भाई एपीआई क्या होता है, आपको पता है घर का एड्रेस होता है या किसी भी चीज का एड्रेस होता है। और ये क्यों जरूरी है, भाई जाहिर सी बात है, जब तक यूआरएल नहीं होगा मैं कॉल कैसे करूंगा, मेरा बैकएंड मेरे फ्रंट एंड को या मेरा फ्रंट एंड मेरे बैकएंड को कॉल कैसे करेगा। अगर आसान लफ्जों में मैं कहूं ना भाई, अगर मुझे आपको कॉल करनी है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपके कांटेक्ट नंबर की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपके कांटेक्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर होगा तो ही मैं आपको कॉल कर सकता हूं। तो आप यूं भी याद रख सकते हैं कि एपीआई का जो यूआरएल होता है वो किसी ना किसी सर्वर का फोन नंबर होता है। अब वो चाहे लोकल होस्ट 800 हो या वो कोई रेलवे पे डिप्लॉयड, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयड कोई यूआरएल हो, वो बात की बात है। सही है। अगर मैं यहां पे लिखूं, सॉरी ये बेसिक है ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इसका कोई ओवरव्यू जरूरी है ताकि चीजें आसान। आपका फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस किस यूआरएल पे चलता है, अभी लोकल की बात कर रहा हूं मैं, लोकल होस्ट 3000। बैकएंड किस पे चलता है आपका, फास्ट एपीआई का, फास्ट एपीआई 8000। बैकएंड यूआरएल किस पे चलता है, 8000, लोकल होस्ट 8000 पे। भाई अगर आपका फ्रंट एंड आपके बैकएंड से बात करेगा, आपका फ्रंट एंड तो आपके बैकएंड को जानता ही नहीं है, तो वो कैसे बात करेंगे आपस में। जो मैं इतनी बातें कर रहा हूं कि भाई रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जाएगी बैकएंड पे, और जाहिर सी बात है जब बैकएंड पे चीज प्रोसेस हो जाएगी तो फ्रंट एंड पे अपडेटेड डाटा भी तो आएगा। तो यानी आपका फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड को और बैकएंड रिस्पांस रिटर्न करेगा किसको, फ्रंट एंड को। सही है, ये तो आपको पता है। रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पांस आता है।
लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें तो पॉसिबल है, लेकिन कौन सी एक मेन चीज है जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल है? API ये कौन सी चीज है? API एपीआई या एंड पॉइंट Endpoint. या फोन नंबर? एपीआई आसान लफ्जों में क्या होते हैं भाई? आपके फोन नंबर्स होते हैं। क्या होंगे? आपके फोन नंबर फोन नंबर्स की तरह होंगे या आपके घर के एड्रेस की तरह होंगे। अगर मुझे आपको कॉल करनी है तो मेरे पास क्या एक चीज जरूरी है? आपका कांटेक्ट नंबर होना जरूरी है। आपने मुझे कहा भाई मुझे कॉल कर लेना या मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, ये चीजें हो तो सकती हैं, लेकिन कौन सी एक चीज जरूरी है? कांटेक्ट नंबर जरूरी है। तो ये चीज आपके जहन में होना लाजमी। अभी हम लोकल होस्ट की बात कर रहे हैं, आगे जाके ये चीज वर्सल पे भी जा सकती है। सही है? जा सकती है, क्यों जाएगी? लोकल होस्ट 3000 किससे बात करेगा? लोकल होस्ट 8000 सही है। एक आखिरी चीज फिर हम कोडिंग करेंगे। जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रिस्पॉन्स रिसीव करोगे, अब चाहे आपका फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजे या बैक एंड रिस्पॉन्स भेजे, ये जितने भी ऑपरेशंस होंगे ये क्या होंगे? अब आप मुझे बताएं, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, मेरे सवाल रिपीट करता हूं, गौर से सुनिएगा। आपका फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा बैक एंड को, बैक एंड रिस्पॉन्स भेजेगा किसको? फ्रंट एंड को। ये ऑपरेशन रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स रिसीव करना, ये चीजें सिंक्रोनस होती है या एसिंक्रोनस होती है? एसिंक्रोनस। सोच के बताएं, जिनको सोचने का टाइम चाहिए वो भी सोच लें कि भाई जब फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है या कोई भी सर्वर किसी दूसरे सर्वर से बात करता है तो ये ऑपरेशन सिंक्रोनस होता है या एसिंक्रोनस होता है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होता है। क्यों? क्योंकि वेट एग्जैक्टली क्योंकि भाई जब भी सर्वर से कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो आपका अपना बनाया हुआ सर्वर हो या किसी और का सर्वर आप यूज करें, अब चाहे बुक्स एपीआई यूज करें, जेसन प्लेस होल्डर यूज करें, दुनिया की कोई भी एपीआई यूज करें, ये ऑपरेशंस हमेशा क्या होंगे? एसिंक्रोनस होंगे। सही है? क्या होंगे? एसिंक्रोनस होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वर से जब कम्युनिकेशन होता है तो रिस्पॉन्स आने में जो है वो टाइम लगता है। क्या होता है? रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। इसकी वही मिसाल है। अच्छा, अब एक और सवाल, आपने कहा रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है क्योंकि सर्वर बिजी होता है। सही है? मुझे एक बात बताएं, सर्वर पे कोई ट्रैफिक नहीं है, अभी सर्वर बिल्कुल मेरा ऑप्टिमाइज है, फास्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है मेरे सर्वर में, क्या इस सूरत में भी मेरा ऑपरेशन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ही रहेगा या सिंक्रोनस हो जाएगा? क्यों? वेट करेगा वो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कोई टाइम नहीं लगता, ऐसे ही। सही है, मेरा सर्वर बिल्कुल ऑप्टिमाइज, आपने कहा टाइम लगता है, ठीक है। अब अगर क्या मेरा सर्वर ऑप्टिमाइज है, बिल्कुल फास्ट चल रहा है रॉकेट, क्या तब भी ये चीज एसिंक्रोनस ही रहेगी या सिंक्रोनस कर दूं मैं? ये चीज हमेशा और हमेशा सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स लाना, ये चीज हमेशा क्या रहेगी? एसिंक्रोनस रहेगी। इसकी एक सीधी सी मिसाल है, अभी मैंने आपको कहा ना कि भाई सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हो तो किसके थ्रू करते हो? मोबाइल नंबर के थ्रू या एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू। सपोज मैं आपको कॉल कर रहा हूं, सही है? अब जैसे मेरा सर्वर ऑप्टिमाइज था ना, आप भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज है, आपको पता है मैं आपको कॉल करने वाला हूं, आपने फोन बिल्कुल अपना हाथ में रखा हुआ है, जैसे ही जो है वो मेरी कॉल आई, आपने फोन क्या किया? रिसीव कर लिया। अब मुझे एक बात बताएं, चाहे ये चीज जितनी भी तेज क्यों ना हो, मैंने आपको फोन किया और ये चीज जितनी भी आपने तेजी से मुझे रिस्पॉन्स क्यों ना किया, जब मैंने आपको फोन किया एक बेल तो रिंग होगी ना? यस और नो? तो ये इसकी वजह से क्या है, अब जैसे मैंने आपको कॉल की, वो जो बेल रिंगिंग का टाइम है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना सर्वर पे रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, ये वही टाइम फ्रेम है कि मैंने रिक्वेस्ट की, यानी यहाँ पे जो मेरे मोबाइल में ग्रीन बटन है उसको प्रेस किया, मैंने फोन नंबर मिलाया, वो क्या था? एपीआई का यूआरएल। वो क्या था? एपीआई का यूआरएल। जैसे ही मैंने वो ग्रीन बटन प्रेस किया,
अब मैंने क्या किया, आपके मोबाइल पे रिक्वेस्ट कर दी, यानी आपके सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट की। अब आप मुझे बताएं, अब जाहिर सी बात है वो जो बेल रिंगिंग का टाइम है ना, इसी चीज को हम कहते हैं कि सर्वर से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। सही है भाई, आप किसी घर पे बेल भी बजाए, अपने घर पे बेल बजाए, जाहिर सी बात है बंदा अंदर से आएगा, टाइम तो लगेगा ना। सही है, तो ये वही वाली चीज है कि भाई जब भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे किसी भी सर्वर पे, तो वो क्या होंगे, हमेशा हमेशा एसिंक्रोनस रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, ये तो हमने यूजर पर्सपेक्टिव से देख लिया कि हम, अच्छा हमारा क्या होगा, यूजर आएगा नेक्स्ट.js पे, यानी हमारे फ्रंट एंड पे, वो रिक्वेस्ट करेगा किस पे, हमारे फास्ट एपीआई के बैकएंड पे। फास्ट एपीआई के बैकएंड पे एक एंड पॉइंट होगा, उस एंड पॉइंट में जो है वो हमारा एसक्यूएल का सेशन होगा, यानी एसक्यूएल मॉडल लिखा हुआ होगा हमारा, और वो क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड जाके इंसर्ट या अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने समझ लिया। एक चीज, अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करें। हम इसकी कोडिंग कहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम इसकी एपीआई बनाएंगे। अभी हमने यूजर पर्सपेक्टिव से सब देख लिया, अभी हमने किस चीज से देखा, यूजर पर्सपेक्टिव से। अच्छा, ये इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है कि या वो पहले एपीआई बनाए या वो पहले यूआई बनाए। स्टैंडर्ड तो ये है कि आप सबसे पहले कहां से काम शुरू करें, एपीआई से काम शुरू करें, जिसको आप कहते हैं एपीआई फर्स्ट अप्रोच। क्या कहते हैं आप इस पे, एपीआई फर्स्ट अप्रोच। एपीआई फर्स्ट अप्रोच का क्या मतलब है कि कोई भी फीचर, कोई भी नया मॉड्यूल जब आप बनाते हो तो उसकी सबसे पहले एपीआईज बनाते हो। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपीआई बनाएंगे। ये हमारे यूजर पर्सपेक्टिव से डिजाइन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेवलपर पर्सपेक्टिव से सबसे पहले क्या होगा, एपीआई फॉर्म होंगी। सही है, अच्छा अब हम आते हैं जल्दी से अपने VS कोड के ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं, फास्ट एपीआई का स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो, या बैकएंड का स्टैंडर्ड, पाइथन का स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो होगा। और वो स्टैंडर्ड क्या होगा, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली डायरेक्टरी या सबसे पहला फोल्डर कौन सा है, .venv का। इसका मतलब क्या है कि मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से बना लिया है और अब मैं उसको करूंगा एक्टिव। और वर्चुअल एनवायरनमेंट सबसे पहले क्रिएट होता है, फिर एक्टिव होता है, फिर उसके बाद उसमें सारी इंस्टॉलेशन पैकेजेस की होती है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से बना के रखा है। और ये क्या है, मेरा टर्मिनल है। अब कोई मुझे बता सकता है कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव ऑलरेडी है या मुझे करना पड़ेगा, एक्टिव है कैसे पता चला, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जो मेरी डेस्टिनेशन है उससे पहले मैंने एक्टिव कर रखा है। कैसे पता चला, जो डेस्टिनेशन है कि भाई डी के अंदर एक गवर्नर हाउस का फोल्डर है, उसके अंदर संडे आफ्टरनून की डायरेक्टरी है, उससे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखा हुआ है। अगर मैं कोई ऐसा टर्मिनल खोलूं, अब इसमें क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव नहीं है, इसमें मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है। कैसे पता चला, क्योंकि ब्रैकेट में मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, मेरी गिटहब ये अच्छा, ये जो इमेज है ना, ये आपकी आसानी के लिए लगाई गई है। हमारी जो गिटहब रेपोजिटरी है वहाँ क्लास 10 की एक डायरेक्टरी नहीं बना के मैंने इस चीज को पुश कर दिया। तो ये इमेज आप वहां से देख सकते हैं। क्लास 10 में आप आए, स्क्रॉल करें, बैकएंड,
बैकएंड सेटअप। बैकएंड सेटअप होने से क्या क्या होगा, सॉरी कैसे कैसे होगा ये सब लिखा हुआ है मैंने भाई कि यूवी का प्रोजेक्ट बनेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट, कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल होंगे ये भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। फ्रंट एंड कैसे सेटअप होगा वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा सेटअप आप नेक्स्ट जेएस का एक स्पेशल वर्जन इंस्टॉल करेंगे 16.0.10। आप सब कोशिश करें कि इसी वर्जन को इंस्टॉल करें @लेटेस्ट या विदाउट सिर्फ npx create नेक्स्ट ऐप मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल रिएक्ट में क्या चल रहा है, रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स में एक बहुत बड़ा बग आया हुआ है। तो अगर आपने वो एप्लीकेशन बनाई तो वर्सल उसकी डिप्लॉयमेंट करेगा ही नहीं, उसकी डिप्लॉयमेंट वहीं फेल कर देगा। फिर आपको मैन्युअली उसका पैकेज अपडेट करना पड़ेगा, जो कि एक खामा का एक्स्ट्रा टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। सही है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जेएस का यही वर्जन आप इंस्टॉल करें। फिर किसकी बारी आती है, फ्रंट बैकएंड हो गया। देखिए यहाँ भी मैंने डेवलपर पर्सपेक्टिव से ही लिखा हुआ है, यानी एपीआई फर्स्ट, यानी सबसे पहले बैकएंड बनाओगे फिर फ्रंट एंड, फिर क्या होगा आपका डेटाबेस। अच्छा डेटाबेस बैकएंड के साथ ही आ जाएगा। ये तो बस एक आइडिया के लिए मैंने लिखा है कि भाई आप वर्सल पे किस तरह नियॉन डीबी सेलेक्ट करोगे, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सही है। ये चीज कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आप पूछ सकते हैं कि भाई हम तो हर चीज स्पेक किट के थ्रू कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मैनुअल क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पेक किट क्यों नहीं कर रहा। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि प्रोजेक्ट तो हम क्लास में कर रहे हैं ताकि आपके सारे सवाल दूर हो जाएं, आप कॉन्सेप्ट समझ लें। सबसे बड़ा मकसद तो मैनुअल कोडिंग का भी यही है कि भाई हम जो है वो कॉन्सेप्ट समझ समझ के काम करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपने ये देख लिया ना भाई, आपने बुक बनाई, चैटबॉट बनाया, आपको पता है कि एआई को सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं दो और एआई के काम पे नजर नहीं रखो तो वो चलता काम भी बिगाड़ देता है। सही है। ये हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पढ़ा था ना कि एआई को हर चीज सही सही बतानी है, तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी। और फिर एक चीज मैंने कही थी कि भाई आप मैनेजर तो बन गए हो, कोडिंग एआई करेगा, इट डजंट मीन कि आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई। आपको एआई पे नजर भी रखनी है ताकि वो चलता काम बिगाड़ ना दे। सही है। तो ये काम आपने जो है वो अभी करना है कि हम अभी मैनुअल कोडिंग करेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट भी समझें। और एक चैलेंज आपने स्पेक किट के थ्रू करना है, आप टेंशन नहीं ले कि भाई आपने भी मैनुअल कोडिंग करनी है, ज़हन में रखिएगा आपने सब स्पेक किट प्लस के थ्रू करना है। अब एक इसका मकसद ये है कि हम कॉन्सेप्ट समझ समझ के काम करें, दूसरा कुछ चैलेंज आपके लिए भी हो कि भाई किस तरह हम प्रॉम्प्ट देके स्पेक किट प्लस से जो है वो अपना काम करवाएं। सही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है। बैकएंड शुरू के 2 स्टेप में कर चुका हूँ, यूवी का प्रोजेक्ट बन चुका है, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है। ऑफ कोर्स मैं फास्ट एपीआई पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, फास्ट एपीआई का एक main.py में सबसे पहले फास्ट एपीआई का पैकेज इंस्टॉल होगा। और हम यूवी पैकेज मैनेजर को यूज कर रहे हैं, पिप को तो यूज कर नहीं रहे, तो मैंने ये कमांड लिखी यूवी एड फास्ट एपीआई और एंटर कर दिया। सही है। अब मेरी फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे। सही है, मेरी फास्ट एपीआई यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। और सिंपल यहाँ पे मैं आके क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। मैं इसका एक इनिशियलाइज करूंगा इस क्लास को, और इस तरह मैंने इसको क्या किया, ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई। यानी मैंने क्या किया इसमें, अगर हम टेक्निकल अल्फाज में बात करें तो क्लास का इंस्टेंस बनाया या ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। सही है। इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूँ। मैंने लिखा, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, एंड पॉइंट क्रिएट करूंगा। सिंपल फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो गई, फास्ट एपीआई का मैंने जो है वो इनिशियलाइज भी कर दिया। मैंने यह लिखा app.get। अच्छा app.get लिखूं या @app.get लिखूं? @app.get लिखूंगा, क्योंकि ये हमें डेकोरेटर की तरह यूज करना। ये गेट क्या है, मेरे एपीआई का मेथड है डाटा को गेट करना। नाम से ही पता चल रहा है मैं कहीं से कुछ लेकर आ रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा // हेल्थ। सही है, ऐसे एक स्टैंडर्ड है।
कि भाई जब भी आप कोई एपीआई नई नई बनाते हो, मॉड्यूल बनाते हो, तो उसका हेल्थ भी आप अपने प्रोजेक्ट का डिफाइन करते हो। फिर मैंने यहाँ लिखा एसिंक डेफ हेल्थ चेक, और यहाँ मैंने सिंपल रिटर्न करवा दिया, एक डिक्शनरी रिटर्न करवा दी कि भाई स्टेटस आई एम हेल्दी। सही है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अपना एक फास्ट एपीआई का सर्वर या इंस्टेंस अप करूंगा, और वो कैसे करूंगा, यूवी रन यूवीकॉन। यूवीकॉन क्या है, वो सर्वर जो मेरे फास्ट एपीआई के सर्वर को चलाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है। अच्छा, अब मैं ऑलरेडी किस में हूं, बैकएंड की डायरेक्टरी में हूं, तो मुझे यह डायरेक्ट क्या करना है, अपनी फाइल का नाम और अपने इंस्टेंस का नाम लिखना है। फाइल का नाम है मेरा main.py और इंस्टेंस का नाम मेरा क्या है, ऐप। सही है, ऐप मेरे इंस्टेंस का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने यह लिख लिया इस तरह से, और डैश डैश रीलोड, ताकि मैं जो भी चेंज करूं मसला ना हो। और एरर आ गया यूवीकॉन। अच्छा, मैंने यूवीकॉन इंस्टॉल नहीं किया, शायद मैंने उसको अलग से इंस्टॉल कर लिया। यूवी यूवी ठीक है, ये क्या हुआ, अब मेरे फास्ट एपीआई का सर्वर अप हो गया। सही है। लोकल होस्ट, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और क्या लिखूंगा, 8000 लोकल होस्ट 8000 स्लैश डॉक्स। इस स्लैश डॉक्स का क्या मतलब है कि भाई ये आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ऑलरेडी बना के देता है। ये कैसे आ गया, गेट का मतलब क्या है, मेरा मेथड कि मैं डाटा को गेट कर रहा हूं। स्लैश हेल्थ क्या है, ये स्लैश हेल्थ वही है जो मेरे एंड पॉइंट का नाम है, ये रहा स्लैश हेल्थ। अगर मैं इसको स्लैश हेल्थी कर दूं तो अब क्या ये वहां भी हेल्थी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये यहां भी क्या हो गया, हेल्थी हो गया। इसको मैंने क्या किया, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं। अच्छा, ये मैंने इसको बिल्कुल जूम आउट कर दिया। सबसे पहले इस तरह की चीज आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है, राइट पे एक ट्राई आउट का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है, और इसके बाद एक एग्जीक्यूट का बटन होगा। जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, 200 स्टेटस। ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे स्टेटस आई एम हेल्थी, ये कहाँ से आया, यहाँ से आ गया। ये वो डिक्शनरी है जो मैंने यहाँ से रिटर्न कराई थी। अच्छा, स्टेटस 200 का क्या मतलब है, स्टेटस 200 का क्या मतलब है, ईच एंड एवरीथिंग ओके फाइन है। अगर 400 आता तो एरर आता। अच्छा, 400 वाला एरर किसकी तरफ से होता है, डेवलपर की तरफ से होता है या सर्वर की तरफ से होता है, सर्वर डेवलपर। भाई आपने अक्सर दो एरर देखे होंगे, एक 400 जैसे आपने देखा होगा ना, 404 नॉट फाउंड, एक वो चीज देखी, और कभी हो सकता है आपने किसी ऐप पे देखा हो 503 या 501 500 कुछ भी। दोनों सूरतों में एरर है, 400 भी एरर है और 500 भी एरर है। अब आप मुझे बताएं कि भाई अगर 400 समथिंग एरर आ रहा है, 401 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और अगर 500 समथिंग एरर आ रहा है, तो 400 डेवलपर या यूजर का मसला होता है या सर्वर का, डेवलपर या यूजर का। डेवलपर का 400 वाला होता है। अच्छा 500 किसका मसला होता है, सर्वर का। सर्वर का। 500 से रिलेटेड, अब 501 हो, 2 हो, 503 हो, जो भी हो, अगर 500 से रिलेटेड जो भी एरर होगा वो किससे होगा, सर्वर सर्वर रिलेटेड एरर। और 400 से रिलेटेड अगर कोई एरर होगा तो किसकी तरफ से होगा, यूजर स्लैश डेव एरर। सही है, तो ये सिंपल सी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सही, आप किसी दूसरे सर्वर को भी यूज करो, आपने इंस्टाग्राम की कोई एपीआई लगाई, फेसबुक की लगाई, एरर आ गया। अब आपकी एक ऐसी एपीआई है जो किसी दूसरी एपीआई को कॉल कर रही है,
अब आप कंफ्यूज बैठे हैं, भाई मेरी एपीआई में मसला है या थर्ड पार्टी एपीआई में मसला है। जैसे अभी आपने बेटर ऑथ को यूज किया, अब आपने बेटर ऑथ यूज कर लिया फेज 1 में, हैकाथॉन 1 में। सपोज बेटर ऑथ में भी कोई इशू आ गया, आपकी चलती चलती ऑथेंटिकेशन की फंक्शनलिटी बंद पड़ गई। अब जाहिर सी बात है एरर मैसेज तो आएगा ना, क्लियर हर जगह क्लियर कट मैसेज लिखा होता है। अगर 400 से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो डेवलपर का मसला है, 500 से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो किसका मसला है, सर्वर का मसला है। अब ये सर्वर या तो आपका अपना हो सकता है फास्ट एपीआई का, या कोई डिफरेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो सकती है। ठीक है, चलिए सिंपल इज दैट। यहाँ पे app.get किया, अगर मैं लिखूंगा @app.post, इसका क्या मतलब है, मुझे डाटा पोस्ट कर भेजना है। क्रिएट अंडरस्कोर टू डू, इसका एंड पॉइंट का नाम रख दिया। देखिए पोस्ट के नाम से पता चल रहा है ना कि डाटा क्या करना है, भेजना है। आप इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम की दुनिया में आप कुछ भेज रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम से जो चीजें आपको दिख रही हैं, इंस्टाग्राम के सर्वर से, आपने अभी इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन खोली, जो चीज ऑलरेडी आपको दिख रही है वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी, गेट रिक्वेस्ट होगी। कौन सी रिक्वेस्ट होगी, गेट रिक्वेस्ट होगी। तो जो चीज आप भेजते हैं वो पोस्ट होता है, जो चीज मंगवाते हैं वो गेट होता है। इंस्टाग्राम आपको रिस्पॉन्स भेज रहा है ना कि भाई ये रील्स हैं, ये चीजें हैं, ये पोस्ट हैं, ये मैसेजेस हैं, ये नोटिफिकेशंस हैं, तो ये चीज क्या है, गेट मेथड है जी। आप पोस्ट नहीं, पोस्ट के बाद वो रिवैलिडेशन होती है। नहीं, लेकिन उसका कोर पर्पस यही है ना। पोस्ट नहीं क्या हो, नहीं पोस्ट में आप ऑफ कोर्स यूजर उसको डाटा देगा ना। आप लोगों के सबके प्रोजेक्ट्स चेक हो गए? पोस्ट कैसे डाटा गेट कर सकता है, आप लोगों के सबके प्रोजेक्ट्स किसके आप पास? लोगों के वो बैकएंड में जो भेजने वाला है ना उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। आप मिक्स मत करो। आप डाटा अगर भेजना वो पोस्ट है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो उसके लिए वो गेट है, लेकिन उसके लिए भी वो पोस्ट ही है, गेट नहीं है। सर्वर में आप कह सकते हो हाँ उसको डाटा मिल रहा है मेरा, लेकिन वो पोस्ट के थ्रू ही मिल रहा है, वो गेट नहीं है। सही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया एसिंक डेफ क्रिएट टू डू, और ये चीज सिंपल। मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मेरा पोस्ट मेथड भी बन गया। ये गेट रिक्वेस्ट है और दूसरी पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करें, हमने अपने एंड पॉइंट्स तो बना लिए, एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं @app.get, और इसको क्या बनाया हम, get अंडरस्कोर टू डू। नाम आप कोशिश करेंगे सेंसिबल ही रखें। सही है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस तरह से क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब बॉयज एंड गर्ल्स में से शुरू के 5 रोज की चेकिंग हो गई है। अब नेक्स्ट 5 रोज जो है वो बॉयज और गर्ल्स की जल्दी से पीछे जाएं। यू गाइस हैव 2.5 मिनट्स। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अपना यूआरएल निकालें और जो है वो चेक करा दें जल्दी से। क्या हो गया, दूसरी 5 रोज में कोई भी नहीं है क्या, 6 से लेके 10 तक? लोकल पे भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो वैलिड है। डिप्लॉयमेंट में कोई इशू आ रहा है वो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो चेक करा दें। लोकल पे भी अगर चीजें चल रही हैं ताकि कोई मसला है या बिल्कुल वैलिड है वो चीज आपको पता चल रहा है। 6 से लेके 10th रो तक बॉयज और गर्ल्स में से जल्दी से लोग पीछे जाएं। भाई दुल्ला भाई, अब क्या करें, ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट हैकाथॉन 2 फेज 2। हम फेज 2 कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट.js फास्ट एपीआई वगैरह देखना है। अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल मॉडल और नियॉन डीबी ये काम करेंगे। सही है, एसक्यूएल मॉडल क्या करेगा और नियॉन डीबी होना डाटा इंसर्ट होगा। एसक्यूएल मॉडल
हमारे पाइथन के थ्रू हम अपने डेटाबेस से बात करेंगे। और नियॉन डीबी क्या होगा? हमारा डेटा जहां पे डेटाबेस, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होगा। ये स्टेप्स भी मैंने यहां पे लिख के रखे। ये बैकएंड है, ये डेटाबेस। अच्छा, हम क्या यूज कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट के लिए? हमारी डिप्लॉयमेंट कहाँ हो रही है? फ्रंट एंड की जो है वो वर्सेल पे हो रही है। अब वर्सल के है ना काफी सारे फायदे, एक ही जगह पे आपको काफी चीजें मिल जाती है। एक वर्सल पे आपको क्या मिलता है? ऑफ कोर्स आप डिप्लॉयमेंट तो महीनों सालों से कर रहे हैं। वर्सल का एक और फायदा है, अगर मैं यहाँ पे वर्सल आपको दिखाऊं तो वर्सल है ना आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वर्सल आपको क्या करता है? स्टोरेज भी जो है वो प्रोवाइड करता है। ये मेरा वर्सल का होम पेज है, लैंडिंग पेज है। यहाँ पे ऊपर टैब में देखे इतने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे ये जो टैब आ रहा है, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसका क्या नाम है? स्टोरेज। क्या नाम है इसका? स्टोरेज। तो हम इस वर्सल के स्टोरेज को यूज करेंगे। यानी अब वर्सल में ही हमारे सारे काम हो रहे हैं। एक, हमारी डिप्लॉयमेंट तो ऑलरेडी हो रही है और स्टोरेज भी अब हमारा जो है वो वर्सल पे ही होगा। मैंने स्टोरेज पे क्लिक किया, मैं स्टोरेज के ऊपर आ गया। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने रिपोजिटरी में आता हूं। सही है? या मैंने क्या लिखा है? गो टू वर्सल एंड क्लिक ऑन स्टोरेज, सेलेक्ट नियॉन एंड क्लिक कंटिन्यू। ये कहां पर है? इससे पहले एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वहां टॉप राइट पे, वो देखें टॉप राइट पे आपको एक बटन देख रहा है क्रिएट डेटाबेस का। इस क्रिएट डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ डेटाबेस के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और क्या सर्च करना है? नियॉन। अब जैसे ही एक स्क्रॉल करेंगे आपको नियॉन दिख जाएगा, आपने इस नियॉन पे क्लिक करना है। ये सारी चीजें मैंने वहां डॉक्यूमेंट की भी, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। मैंने नियॉन को सिलेक्ट किया, देखिए उसके आगे एक ब्लू कलर का चेक लग गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक कंटिन्यू का बटन है, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा डेटाबेस यहाँ पे अब क्रिएट होने वाला है। ठीक है, आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ दोबारा आके जो है वो आपने कंटिन्यू कर। अच्छा, नाम डेटाबेस का मैं यहाँ रखूंगा संडे आफ्टरनून क्लास। आप कुछ भी रेलेवेंट नाम रख सकते हैं। मैंने डेटाबेस का नाम रखा और यहाँ मैंने क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। मेरा डेटाबेस अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी डीबी मेरा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो गया। मैंने डन कर दिया और यहाँ पे मुझे एक .env की फाइल मिलेगी। किसकी फाइल मिलेगी? .env की। इसको मैं क्या करूंगा? कॉपी स्निपेट। अब आप मुझे एक बात बताएं, चले आपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर तो देख लिया। ये मेरा नेक्स्ट.जेएस है। मेरा नेक्स्ट.जेएस किससे बात कर रहे हैं? पाइथन फास्ट एपीआई से। फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट्स है और एंड पॉइंट्स के अंदर लॉजिक लगी हुई है। अब आप मुझे बात बताएं कि मेरा फ्रंट एंड डेटाबेस से बात कर रहा है या मेरा बैक एंड? एज अ डेवलपर मैं कोड कहाँ लिखूंगा डीबी का? मैं बैक एंड पे लिखूंगा या फ्रंट एंड पे? बैक एंड पे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, वो हटा दिया कि भाई नेक्स्ट.जेएस बात करेगा फास्ट एपीआई से। फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स में डेटाबेस की क्या होगी? लॉजिक लगी हुई होगी। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि मेरा बैकएंड मेरे डेटाबेस से बात करेगा। तो इसका क्या मतलब है? इस .env की फाइल को मैं अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में रखूंगा या फास्ट एपीआई के? सोच के बताएं। मैं इस .env फाइल को नेक्स्ट.जेएस में रखूंगा या फास्ट एपीआई में? कहां रखूंगा? फास्ट एपीआई में। तो जैसे मैंने कॉपी स्निपेट्स किया, अपने फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में आया और यहाँ पे मैंने एक रूट पे .env बनाई और यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स लाके पेस्ट हो गई। तो इस तरह से मुझे शो स्निपेट्स करना पड़ेगा। अब कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने मेरे सारे जो है वो पोस्टग्रेस के क्रेडेंशियल्स मेरे पास आ गए। जल्दी से 2 लाइन्स में मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया।
डेटाबेस के लिए। अब हम डेटाबेस पे आ गए, फास्ट एपीआई हमने देख लिया, अब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहां गया? वर्सल पे। कहां गया? वर्सल पे। वर्सल के टॉप बार में मैंने क्या सिलेक्ट किया? स्टोरेज। स्टोरेज पे जब मैंने सिलेक्ट किया, मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे क्या मिला? डेटाबेस। सही है। मैं स्टोरेज पे आया, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया। मैंने जैसे ही नियॉन सेलेक्ट किया, सही है, अब मैं कर नहीं रहा, वरना एक और डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। मैंने नियॉन सेलेक्ट किया, नियॉन ने मेरा क्या? डेटाबेस का नाम पूछा। क्या पूछा? डेटाबेस का नाम पूछा। जैसे उसने नाम पूछा, मैंने उसको नाम बताया, डन पे क्लिक किया और उसने मुझे क्या किया? मेरे .env प्रोवाइड कर दिए। अब क्योंकि मेरा बैकएंड या फास्ट एपीआई रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस से बात करने के, जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉडल भी वही लगेगा, तो मैंने क्या किया? .env की फाइल भी अपने फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में लगा दी। तो यहां पे हो गया मेरा डेटाबेस का काम, कनेक्टिविटी का पूरा। अब क्या हो गया? मेरा जो बैकएंड है, फास्ट एपीआई है, वो किससे कनेक्ट हो गया? फ्रंट एंड। डेटाबेस। किससे कनेक्ट हो गया? डेटाबेस। ये प्रोसेस करने के बाद एज अ डेवलपर आप कह सकते हैं कि आपका जो फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है और जो डेटाबेस है पोस्टग्रेस नियॉन डीबी का, वो अब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अब कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में रॉस क्रिएट करेंगे, ये हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद देखते हैं। 3:27 और 3:37 तक का टाइम है, आप करेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन में शेयर कर दो। डेटाबेस हम वर्सल से स्टोरेज वगैरह जो है वो हमने ENVs अपने एक्सट्रैक्ट कर लिए। और बात कौन करेगा? हमारा फास्ट एपीआई बात करेगा हमारे डेटाबेस के साथ। तो अब हम देखते हैं कि हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे कोडिंग स्टार्ट करने से पहले। फास्ट एपीआई हमने इंस्टॉल कर लिया, यूबीकॉन हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेंगे? यूवी एड एसक्यूएल मॉडल। सारी बातें बंद प्लीज, जो लोग बैठे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना चेकिंग करने वालों को ना पढ़ने वालों को। मैंने इस कमांड को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने अपने जो है वो एक दूसरा शेल में स्टार्ट करूंगा। मैंने लिखा डी, मैं डी ड्राइव में आया, CD डायरेक्टरी में देखता हूँ बस कौन कौन सी। संडे अच्छा जी, तो ये मैं अपने बैकएंड पे आ गया हूँ। अब क्योंकि मैंने न्यू टर्मिनल ओपन किया है, तो मुझे यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो दोबारा से एक्टिव करना पड़ेगा। .ve, अच्छा ये पावर शेल है ना, ओहो, मैं अपने VS कोड में इसको ओपन करके कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपने VS कोड के टर्मिनल पे आया और ये काम करूंगा मैं अपने पावर शेल में नहीं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट CMD में, जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है। अब यहाँ मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा? मुझे अब क्या इंस्टॉल करना है? UV एड SQL मॉडल। मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। अब SQL मॉडल क्या होता है आप लोगों को पता है। SQL मॉडल सिंपल सी एक लाइब्रेरी है, बल्कि एक बहुत वास्ट लाइब्रेरी है जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल करती है। वो क्या मसला है कि पाइथन डेवलपर्स जो है वो डेटाबेस से बात कर सके, इसके लिए क्या हम यूज करेंगे? SQL मॉडल। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ब्रिज है, एक कनेक्टिविटी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और डेटाबेस की। क्या कनेक्टिविटी है? आप सबको पाइथन लैंग्वेज आती है,
डेटाबेस के लिए एक बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं एसक्यूएल, क्वेरी लैंग्वेज जो होती है। अब हमें एसक्यूएल तो आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एसक्यूएल मॉडल को यूज करेंगे। अब ये एसक्यूएल मॉडल क्या होगा? ये एसक्यूएल मॉडल लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं एसक्यूएल मॉडल के डॉक्स पे आऊं, ठीक है, मैं एसक्यूएल मॉडल के डॉक्स में आया तो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई आप क्या करते हो, आपको पाइथन आती है, आप इसको पाइथन दोगे और ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके देगा किसमें, डेटाबेस में। ये कौन सा सिंटैक्स है? अब्दुल्ला भाई, चेक करवा ली प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी। ये मैं एसक्यूएल मॉडल के कहां पर हूं, डॉक्यूमेंटेशन में हूं। एज अ पाइथन डेवलपर जिसको पाइथन आती है, ये सिंटैक्स कौन सा है? बोले भाई, पाइथन का तो है, बट पाइथन में स्पेशली कौन सी चीज है ये? क्लास हीरो। अब होता क्या है, जो मैंने बात कही कि हम पाइथन लिखेंगे, एसक्यूएल मॉडल को प्रोवाइड कर देंगे। अब सवाल याद है भाई, पाइथन तो लिखेंगे, बट पाइथन में क्या लिखेंगे? हम पाइथन में लिखेंगे क्या चीज? अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक दो चीजें, एक क्लास और दूसरे क्लास एट्रीब्यूट्स। जो मेरी क्लास होगी ना, वो क्या होगा, हमेशा मेरे डेटाबेस का नाम होगा। क्लास क्या होगा, हमेशा मेरे डेटाबेस का नाम होगा। मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ और सबसे पहले मुझे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जो मैंने एसक्यूएल मॉडल को इंस्टॉल किया, अब मैं क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट करूंगा। क्या बताऊं, वर्सल किया है बस, वो लिखा हुआ है, सब डॉक्यूमेंटेड है। अब मैं क्या करूंगा, अब वर्सल में जाओ, स्टोरेज पे क्लिक करो, डेटाबेस क्रिएट करने पर 2 बटन क्रिएट प्रेस करने, सही है। अभी जो मैंने एसक्यूएल मॉडल को इंस्टॉल किया, अब मैं क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल की एक क्लास और दूसरी क्रिएट इंजन का एक फंक्शन। अभी हम देखते हैं ये दोनों चीजें क्या करती हैं। एसक्यूएल मॉडल की लाइब्रेरी है और मैं इससे क्या इंपोर्ट कर रहा हूं, फिलहाल 2 चीजें। क्या इंपोर्ट कर रहा हूं, 2 चीजें, एक एसक्यूएल मॉडल की क्लास और दूसरा क्रिएट इंजन, ठीक है। आपने बस ये चीज समझनी है। कोडिंग तो आपको पता है क्लाउड कोड करेगा, बट आपको पता है कि भाई कि अब हमें पता होना चाहिए कि क्या कोड कर रहा है, वरना चलती चलती चीजें आपने देखा एआई बिगाड़ देता है। तो इससे आपको 2 चीज प्रूव हो गई कि भाई प्रॉम्प्ट भी सही से और डिटेल प्रॉम्प्ट देना है, और एआई जो काम कर रहा है उसका ट्रैक भी रखना है। सिर्फ आंखें बंद करके यस 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 प्रेस नहीं करना, वरना वो पिछली चलती चीजें खराब कर देता है, सही है। तो यहाँ मैंने लिखा फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल और क्रिएट इंजन। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप चाहे सारे एक साथ शुरू में ही कर लें, ताकि बार बार आपको रेपोजिटरी में ना जाना पड़े। इसके बाद एक और पैकेज है यूवी एड। ये एक वो पैकेज है जो एसक्यूएल मॉडल और हमारे पाइथन को डेटाबेस के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसको मैंने कॉपी किया, मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट वाले टर्मिनल में आया, इसको मैंने ऐड किया, क्लिक कर दिया, मेरे पास एक और पैकेज इंस्टॉल हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा आसानी के लिए कि जब पहली दफा क्रिएट करें चीजों को, तो एक साथ सारे पैकेजेस इंस्टॉल आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं करेंगे तो अपने कोडिंग एजेंट को भी आपको फिर बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई चीज मेरे सिस्टम में, मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रहे हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसको एक्टिव करके लिखो। ये चीज आप कहाँ लिखोगे? अगर मैं कहता हूं अपने
कोडिंग एजेंट को ही बता दो। ये चीज आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या स्पेसिफाई में लिख सकते हो। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहां पे आपके सारे प्रोजेक्ट के रूल्स डिफाइन हो, वही ना? ऐसा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उर्दू में क्या होता है? कानून, आइन। तो आप ये काम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में ही लिख सकते हो कि भाई जब भी कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे या जब भी मेरी कोई पाइथन की फाइल रन करोगे, तुम पर ये लाजिम है कि पहले तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उसको एक्टिव करो, फिर मेरी फाइल्स को रन करो, ताकि ये जो मॉड्यूल नॉट फाउंड के इश्यूज आते हैं ना, ये आना बंद हो जाए। सही है? ये चीज आप बता सकते हो उसको। तो ये जो हमें मॉड्यूल नॉट फाउंड, एक दफा सही चला, दोबारा हमने उसको काम किया, उसने किया ही नहीं, मॉड्यूल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड का एरर दे दिया। तो इस चीज से हम बच सकते हैं। मेरी एक लाइब्रेरी यहाँ पे और इंस्टॉल हो गई। एक चीज मैं और इंस्टॉल कर लेता हूँ, uv-python.env। ये .env की फाइल क्या करेगी? मेरे .env की फाइल से जो है वो चीजों को ऐड करके ले आएगी। ये लाइब्रेरी भी मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया? 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल की। अच्छा, एक और नीड होगी हमें, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक और चीज को मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैंने क्या किया? तकरीबन ये सारी लाइब्रेरीज अपने पास इंस्टॉल कर ली। ये एक फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी है, कुछ लाइब्रेरीज या डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए, और एक python.env की लाइब्रेरी है जो कि क्या करेगी? .env की फाइल से चीजों को पढ़ के ला के मुझे प्रोवाइड करेगी। सही है? सिंपल सी चीज है, हमारी रिपोजिटरी में ये रखा हुआ है, आपने पढ़ पढ़ के सुकून से चीजों को करना है। सही? अब हम आगे बढ़ते हैं। फास्ट एपीआई के बाद हमारा क्या है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेटाबेस के टेबल्स और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्रिएट करना शुरू करें। सबसे पहले हम किससे काम शुरू करेंगे? एसक्यूएल मॉडल क्लास। किससे काम शुरू करेंगे? एसक्यूएल मॉडल क्लास। एसक्यूएल मॉडल क्या है? हम उसको पाइथन की क्लास और वेरिएबल्स प्रोवाइड करेंगे, और वो बदले में हमें क्या देगा? डेटाबेस का टेबल और डेटाबेस के कॉलम्स। क्या कहते हैं इसको? हम उसको क्लास देंगे और क्लास के साथ साथ क्लास एट्रीब्यूट्स देंगे। बदले में हमें क्या मिलेगा? डेटाबेस का टेबल और डेटाबेस के कॉलम्स। सही है? अच्छा जी, मैंने यहां लिखा क्लास टू डू, बस सिंपल। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल होता है, मैंने कैपिटल रख लिया। स्क्रीन रुक गई, चले। सही है, मैंने यहाँ लिखा क्लास टू डू राउंड ब्रैकेट्स। अब पाइथन में हर चीज इंडेंटेशन होती है, मैंने लगाया कॉलन। अब इस ब्रैकेट में मैं 2 चीजें करूंगा। मैं इस ब्रैकेट में यानी अपनी क्लास में 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। क्या पास करूंगा? आर्ग्यूमेंट। सबसे पहली एसक्यूएल मॉडल, और ये एसक्यूएल मॉडल की क्लास मैंने कहां से इंपोर्ट की? अपने एसक्यूएल मॉडल की लाइब्रेरी से। सही है? एसक्यूएल मॉडल की लाइब्रेरी से मैंने इस क्लास को इंपोर्ट किया। आप सबने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा जी, कोई बता सकता है? आप सबको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रही है। आपने जब इनहेरिटेंस पढ़ी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम पे, इसका क्या एक बहुत बड़ा फायदा था कि आपकी जो भी पेरेंट क्लास होती है ना, उसके सारे फीचर्स उठ के कहाँ आ जाते हैं? आपके चाइल्ड क्लास में। अच्छा, कैसे बोल दिया आपने इनहेरिटेंस? मैं कहता हूँ यहाँ इनकैप्सुलेशन हो रही है। आप प्रूव करें यहाँ इनहेरिटेंस कैसे हो रही है? एग्जैक्टली। और कोई बताएगा? आपने कहा इनहेरिटेंस हो रही है। चलिए मैं ऐसे ही आपसे कहता हूँ, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, यहाँ इनकैप्सुलेशन हो रहा है, यहाँ एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सपोज आप इंटरव्यू में बैठे, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा इनहेरिटेंस। मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने आपको कह दिया कि आप सही हैं, इनहेरिटेंस हो रही है।
आप कैसे प्रूफ करेंगे कि यहाँ इनहेरिटेंसी हो रही है? सर वो जो सिंटेक्स देख के बताएं। चले, मैं कोई कोड लिखने का नहीं कह रहा। सर वो जो ब्रैकेट में आपने लिखा है ना Exactly. एसक्यूएल मॉडल वो बताएं। सपोज ये आप इंटरव्यू देने बैठे, इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल किया कि भाई प्रूफ करो, सिंटेक्स देखकर बताओ कि सामने वाले को प्रूफ करवाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इनहेरिटेंस हो रही है, सही कहा आपने। कैसे कह दिया? सर वो ब्रैकेट दो रिस्पॉन्स मिले, सही है। और कोई बोलेगा इंटरेस्ट करके? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हाँ, बट प्रूफ करो ना कैसे इनहेरिटेंस हो रही है। मैं, आप सही कह रहे हो, प्रूफ करो ये चीज। ये चीज ऐसे हो रही है कि जब कभी आपकी क्लास में, जब कभी किसी क्लास के ब्रैकेट्स में, आसान लफ्जों में, जब कभी किसी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम लिखा हो तो वो क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। क्या होता है? इनहेरिटेंस। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर या कोई क्विज में पूछे या कभी किसी दूसरे का कोड देखो तो आपको ये चीज नोट करनी है कि भाई अगर किसी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में, आसान सब बिल्कुल आसान लफ्जों में कह रहा हूं, अगर किसी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम लिखा है तो वो क्या होता है? इनहेरिटेंस होती है। मैंने इसको हटा दिया। अब आप कहें इनहेरिटेंस है या नहीं है? नहीं है। इनहेरिटेंस पहले हो रही थी या अब हो रही है? पहले पहले हो रही थी। क्यों? क्योंकि पहले इसके राउंड ब्रैकेट्स में एक क्लास मौजूद किसी दूसरी क्लास का नाम था। सही है? तो ये एसक्यूएल मॉडल। कॉमा लगा के एक और चीज लिखूंगा मैं, जिसको कहूंगा मैं टेबल इज इक्वल्स टू ट्रू। अब सुने इसका क्या मतलब है। ये सिंपल पाइथन की क्लास है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इस एक एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उर्दू में इसका डिफाइन करो, टेबल ट्रू है, तो आप क्या समझेंगे? सर टेबल बनाना है। सॉरी भाई, आप मुझसे सवाल पूछे, भूख लगी है, मैंने कहा ट्रू, इसका मतलब क्या है? यस कि भाई मुझे भूख लग रही है। आपने यहाँ लिखा टेबल इज इक्वल्स टू ट्रू, इसका क्या मतलब है? कि भाई अभी जो मैंने कहा ना, मैंने आपसे अभी एक बात कही थी कि जब आप एसक्यूएल मॉडल को यूज करते हो तो क्या होता है? आप एक क्लास डिफाइन करते हो और क्लास क्या होता है? डेटाबेस का टेबल बन जाता है। क्लास क्या होता है? डेटाबेस का टेबल बन जाता है। तो ये एक वो एट्रीब्यूट है हमारी बात को सही करने की कि भाई जब भी मैं क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में टेबल इज इक्वल्स टू ट्रू लिखूंगा तो जो मैंने बात कही थी कि एसक्यूएल मॉडल की जो क्लास का नाम होता है वो डेटाबेस का टेबल बन जाता है, ये बात मेरी यहां से साबित हो रही है। अगर मैं ये टेबल ट्रू नहीं लिखता ना तो ये कभी भी काम नहीं होगा, वो कभी भी नहीं बनाएगा टेबल। मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टेबल इज इक्वल्स टू ट्रू। सही है? और यहाँ पे क्या बात है, इसने मुझे एक और काम मजीद करके दे दिया। क्लास क्या होगा? क्लास क्या करेगी? डेटाबेस का टेबल बनाएगी। क्लास एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे? डेटाबेस में क्या होता है, जब भी आप कुछ डेटाबेस बनाते हो ना तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसमें क्या करो? टेबल बनाओ। आपने स्कूल लाइफ में तो टेबल्स बनाए होंगे ना? सही है? अपनी प्रेजेंटेशंस में, पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, एक्सेल तो प्राइम एग्जांपल है चीज की, टेबल्स बनते हैं। क्या होते हैं? टेबल्स बनते हैं। अच्छा, HTML में भी आपने ये काम किया, TR, TH, TD। टेबल में हमेशा क्या एक चीज होती है? कॉलम्स। टेबल में क्या चीज होती है? कॉलम्स। तो यहाँ पे हम डेटाबेस में हमेशा टेबल बनता है और टेबल्स में क्या होते हैं? कॉलम्स। हमारी जो क्लास के नाम होंगे वो क्या होंगे? डेटाबेस का नाम। और इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉलम्स के नाम होंगे। सही? अगर मैं आपसे कहूं ना कि भाई एक पेन पेपर पे जल्दी से टेबल बनाओ तो आपका एक सवाल होगा, ठीक है टेबल तो मैं बनाऊं। अब जाहिर सी बात है, टेबल एक स्क्वायर बॉक्स तो होता नहीं है, उसमें क्या होंगे? कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगे। आप कहेंगे ठीक है हम टेबल तो बना लेंगे, एक्सेल शीट में मैं आपसे कह रहा हूँ चाहे टेबल बनाए, आप कहेंगे ठीक है हम बना देते हैं, लेकिन आपका फिर एक ये भी सवाल होगा कि उस टेबल के हम कॉलम क्या रखें। सही? अब जाहिर सी बात है, सिंपल बुलेट पॉइंट्स तो वो है नहीं, टेबल है। तो अगर मैं आपसे कहूं ना कि इस क्लास को देख के एक्सेल शीट में अपनी या अपने पेन या पेपर पे टेबल बनाए तो आप क्या करेंगे? टेबल तो बना लेंगे, लेकिन उन कॉलम्स के क्या नाम होंगे? आईडी
टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड। ये आपके क्या होंगे, कॉलम्स के नाम होंगे। तो ये है क्या भाई, एसक्यूएल मॉडल की एक सिंपल सी क्लास। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। इसमें ये आपने क्वार्टर 3 में भी किया, आपने पाइडेंटिक में भी किया, आपने डेटा क्लास में भी किया, बिल्कुल सिमिलर सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। सिर्फ दो चीजें इसमें क्या अलग है, एसक्यूएल मॉडल की क्लास जिससे इनहेरिटेंस हो रही है, और टेबल इज इक्वल्स टू ट्रू। एक इंपॉर्टेंट चीज आईडी की या फील्ड, आपको पता है टू डू में क्या होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और कंप्लीटेड होता है। अब इस आईडी फील्ड में क्या लिखा है, यहाँ पे एक थोड़ा सिंटेक्स जो है वो न्यू है। इसकी टाइप है, सबसे पहले तो आपको पता है पाइथन में क्या होता है, हम टाइप हंटिंग कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो आईडी या तो हमारी नंबर में होगी या एम्प्टी रहेगी, सही है। वैसे इसको एम्प्टी रखने की खैर नीड तो है, वरना वैलिडेशन से मसले आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी इज इक्वल्स टू, सारी बातें बंद प्लीज, सारा फोकस यहाँ पे, आईडी इज इक्वल्स टू फील्ड। डेटाबेस में टेबल होता है, टेबल में कॉलम्स होते हैं। अच्छा, जो टेबल में कॉलम्स होते हैं ना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई और एक लेयर, एक स्टेप आगे जाए, तो हर कॉलम्स एक साथ, अगर मैं आपको कहूं ना एक स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करो, गौर से सुनिएगा, डेटाबेस की थोड़ी वोकैबुलरी है, अगर एरर वगैरह आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन या एरर मैसेजेस कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। डेटाबेस का टेबल, टेबल में कॉलम्स, मैं आपको कहता हूं किसी एक कॉलम पे फोकस करो, तो उसका क्या मतलब है, उसको आप कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं, फील्ड। और ये फील्ड की क्लास कहां से आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर से ही इंपोर्ट हो रही होगी, नहीं हो रही कभी हम, सही है। एसक्यूएल मॉडल की लाइब्रेरी है, अभी हमने एसक्यूएल मॉडल लिखा, क्रिएट इंजन लिखा, और एक और चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, फील्ड, सही। और ये फील्ड हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, अब ये भी एक क्लास है, डिफॉल्ट नन, प्राइमरी की ट्रू। डिफॉल्ट नन का आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगी। प्राइमरी की का क्या मतलब है, किसी को पता है प्राइमरी की डेटाबेस में क्या होता है, यूनिक, सीक्रेट के यूनिक, किसी को पता है यहाँ प्राइमरी की डेटाबेस में क्या होता है, प्राइमरी की ट्रू, एग्जैक्टली। प्राइमरी की ये होता है कि जब भी आप डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो ना, गौर से सुनिएगा, जब भी डेटाबेस में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, आपने टेबल बनाया, टेबल में कॉलम्स, जब जाहिर सी बात है आप कॉलम्स में डाटा फिल करोगे, ऑफ कोर्स, ये तो सबको पता है। एक चीज होती है यहाँ पे प्राइमरी की, क्या चीज होती है, प्राइमरी की। हर एक रिकॉर्ड का क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिक नंबर होगा। क्या होगा, हर एक रिकॉर्ड का यहाँ पे यूनिक नंबर होगा। इस नंबर को आप क्या कहते हो, प्राइमरी की, या एक, हाँ प्राइमरी की कहते हैं, सही है। अच्छा, यूनिक का मतलब आपने बहुत एग्जांपल्स में सुना है, जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, सिटीजन का एनआईसी नंबर होता है। ये क्या चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं एनआईसी नंबर क्यों होता है, आप कहोगे भाई 20-25 करोड़ की आवाम में अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करना क्या होता है, आईडी कार्ड, एनआईसी नंबर के जरिए होता है। मैं आपसे कहूं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपको आपके रोल नंबर्स क्यों दिए गए, आप लोग क्या कहेंगे, ताकि हम यूनिक स्टैंड आउट हो। भाई एक नाम के तो बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, मेरा नाम अली हो सकते हैं, यहाँ पे 20 लड़कों का नाम अली हो, तो हमें कैसे पता चलेगा हम किस अली को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे प्राइमरी की का भी यही काम है। डेटाबेस में एक फील्ड होती है जो हमेशा यूनिक रहती है, मोस्ट प्रोबेबली वो आईडी होती है, सही है। प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे।
प्राइमरी की क्या होता है? डेटाबेस का एक रिकॉर्ड होता है या एक फील्ड होती है जो हमेशा यूनिक रहती है। सही है। डेटाबेस की एक फील्ड होगी आईडी। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेटाबेस की फील्ड होती है एक आईडी। आपको हर एक रिकॉर्ड को आईडी देना जरूरी है। क्यों आईडी क्यों देना जरूरी है? ताकि वो स्टैंड आउट हो सके कि भाई ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, डुप्लीकेशन नहीं है। वैसे ही जैसे एनआईसी नंबर, गाड़ी के नंबर प्लेट, स्टूडेंट का रोल नंबर। अब ये क्यों जरूरी है यूनिक होना? डेटाबेस में एक फील्ड होगी, इसको कहते हैं डेटाबेस की फील्ड में एक प्राइमरी की है। अगर आप किसी भी डेटाबेस की नो हाउ रखने वाले से बात करेंगे ना कि भाई प्राइमरी की है ये, तो वो खुद समझ जाएगा कि भाई ये एक फील्ड है और ये क्या है, हमेशा यूनिक रहेगी। क्या रहेगी? हमेशा यूनिक रहेगी। ये कभी दूसरे से मैच, डुप्लीकेट नहीं होती। तो प्राइमरी की अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होते, तो आपने कहना है कि भाई डेटाबेस की एक फील्ड होती है जो हमेशा यूनिक रहती है, ताकि क्या हो, किसी दूसरे से वो मैच ना हो। अगर मैंने प्राइमरी की आईडी की फील्ड को मैंने प्राइमरी कर दिया, तो मैंने क्या कहा, ये यूनिक हो सकती है। क्या टाइटल भी यहाँ यूनिक रहेगा? आप खुद सोचें। भाई सपोज आप मेरे टू डू ऐप यूज कर रहे हैं, आपके घर वालों ने कहा कि भाई वापस आके दही लेकर आना। सही है, हो सकता है काफी लोगों को कहा भी हो। सही है। अब आप इतने सारे यूजर्स हैं, टाइटल आपका क्या होगा? बाय योगर्ट, बाय दही। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये टाइटल हो सकता है सेम लोगों को, अलग अलग लोगों को सेम काम मिले, तो क्या ये टाइटल सेम हो सकता है? यस, हो सकता है। तो टाइटल क्या होगा? यूनिक नहीं होगा। आईडी, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई, अब जाहिर सी बात है आईडी से क्या होगा, मैं किसी को टारगेट करूंगा कि भाई आईडी से वो क्या होगा, टारगेट होगा। अगर मुझे आपको यहाँ कॉल करना है तो जाहिर सी बात है आपके नाम के साथ साथ आपका रोल नंबर भी मैं कहूंगा, ताकि हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक नाम के दो, एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। सपोज करें आप में से 10 लोगों को एक टास्क मिला है घर वालों की तरफ से कि दही लाना है। 10 में से 3 ने वो टास्क पूरा कर लिया, 7 का अभी भी रिमेनिंग है। तो अगर मैं टाइटल से मैच करूं दही या बाय दही, तो फिर सबका जो है वो रिकॉर्ड कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। खुद सोचें आप कि भाई अगर एक टास्क है बाय दही या जो भी है, 10 में से 3 ने खरीद लिया, 7 का बाकी है। अब मुझे अगर इस डाटा को अपडेट करना है कि भाई हाँ 3 ने खरीद लिया, तो मैं टाइटल से टारगेट करूं या आईडी से? आईडी से। क्यों? क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, पर्सनल होती है। हर एक यूजर की अपनी इंडिविजुअल होती है। जैसे एपीआई की होती है ना, सबकी अपनी पर्सनल होती है। सही है। तो ये चीज होती है आईडी यूनिक, इसलिए आईडी को हमने प्राइमरी रखा हुआ है। अब डेटाबेस में हमें कभी भी कोई भी ऑपरेशन उस एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे दोबारा करना हो ना, भाई दही मैंने क्रिएट कर दिया, गो टू जिम मैंने लिख दिया, अब सुबह उठा, जाहिर सी बात है जिम जाना बाकी था, रात को सो रहा हूँ, ऑफकोर्स जिम जाके आया, वो टास्क मेरा पूरा हो गया। आपने हैकाथॉन बनाए, हैकाथॉन में आपने क्या किया, सबको काम करना था किस चीज का, बुक लिखने का और चैटबॉट क्रिएट करने का। अब अगर मैं आपका टेबल बनाऊं और लिखूं चैटबॉट कंप्लीटेड, तो सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं चैटबॉट कंप्लीट किस तरह करूं, टाइटल से करूं या आईडी से करूं? आईडी से करूंगा। क्यों? क्योंकि आईडी क्या है, मुझे पता है सबकी अपनी पर्सनल होगी। तो जिस आईडी को मैं टारगेट करूंगा सिर्फ उसी स्टूडेंट का डाटा अपडेट होगा, बाकी किसी का अपडेट नहीं होगा। सही है। तो ये मैंने ये काम कर दिया। ठीक है। अभी तो ये यूजर सेंट्रिक नहीं है ना। ऑफ कोर्स जब आप यूजर लॉगिन डालोगे तो हर रिक्वेस्ट पे JWT टोकन हेडर में जाएगा। मल्टी यूजर अगर होगा तो ऑफ कोर्स इसमें ऑथेंटिकेशन लगेगी, और ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, JWT टोकन मोस्ट प्रोबेबली होता है, या यूजर आईडी भी हो सकता है। और यूजर आईडी भी यूनिक होगी, वही बात आ गई रूप में। सही है। तो ये काम मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली, और ये फील्ड वगैरह डिफॉल्ट और प्राइमरी की ट्रू का क्या मतलब है ये देख लिया। अगर कल को आपका AI, आपका कोडिंग एजेंट, ऐसे खैर सब इतने इंटेलिजेंट है ये काम कर देंगे, लेकिन कभी कोई नहीं कर सकता,
तो एज अ डेवलपर आपको ये चीज देखना और आपको ये सब समझाने का मकसद यही है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि हो क्या है। सही है। अब मैं एक और काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, नहीं सॉरी, इस फंक्शन क्रिएट करने से पहले जो मैंने डॉट envs बनाया ना उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम python डॉट env import load.env। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अभी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी आप ही के सामने जिसको मैंने इंस्टॉल किया था, और यहाँ पे एक फंक्शन क्या है load.env। अब ये .env क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको लोड कराऊंगा। देखिए ऐसे मैं लिखूंगा .load.env और बस इसको कॉल कर दूंगा। ये मेरा क्या है, फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है, और ये क्या है, लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ से आते हैं, .env की फाइल से। सही है, यहाँ तक तो सब क्लियर है, ये सारी चीजें जरूरी है। अब मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, ये काम आपको आपका कोडिंग एजेंट कर देगा। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको किस चीज की नीड होगी, डेटाबेस यूआरएल की। प्लीज बातें कम करें, आई नो आप लोग डिस्कशन ही कर रहे हैं, आगे पीछे की बातें नहीं कर रहे, बट प्लीज थोड़ी सी अपनी आवाज कंट्रोल करें। ये मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है जो आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने कहां से कॉपी किए थे, कहां से क्रिएट कॉपी किए थे, वर्सल से। इसको मैंने क्रिएट किया डेटाबेस यूआरएल, सॉरी क्रिएट किया, कॉपी किया इसको, और यहाँ पे मैं इसको लोड कर दूंगा। वेरिएबल का नाम भी मैंने ये रख लिया, इज इक्वल्स टू os डॉट गेट env। सही है, बस इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉल कर दिया। अच्छा, os भी क्विक मॉड्यूल है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा import os। अच्छा, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको इस तरह से मिलता है, तो यहाँ पे मैंने इसको गेट कर दिया। थोड़ा अलग कर दूं मैं इसको, मैंने क्या लिखा, डेटाबेस यूआरएल इज इक्वल्स टू os डॉट गेट env। कौन से env को गेट किया मैंने, सबसे पहले वाले को। किसको कॉपी किया मैंने, किसको लोड करना है, डेटाबेस यूआरएल को। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में आके, राउंड ब्रैकेट्स कोट्स में आके बस ये लिख दूंगा, सिंपल सीधी सी बात। ये मेरे क्या हो गया, डेटाबेस का यूआरएल आ गया मेरे पास। मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे हो क्या है। डेटाबेस यूआरएल इज इक्वल्स टू गेट env डेटाबेस यूआरएल। अब क्या करेंगे, मेन चीजें हो गई, मैंने क्लास बना ली, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड कर लिया। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं होंगे तो मैं अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करूंगा। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इस फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ क्रिएट db एंड टेबल्स। ये मैंने इसका नाम रख दिया, और यही दो लाइंस मुझे अभी चाहिए। ठीक है, आप गौर से सुने या हो क्या रहे। देखिए, मैनुअल कोडिंग करने का और ये सारी बातें करने का मकसद यही ताकि आपको समझ आए हो क्या रहा है। मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले लोडेड env वेरिएबल्स। सही है। फिर मैंने क्या किया, एसक्यूएल मॉडल की क्या करी, एक क्लास बनाई। वो क्लास टू जो मैंने किया ना, वो एसक्यूएल मॉडल की क्लास बनाई। तीसरी चीज मैंने क्या किया, क्रिएटेड अ फंक्शन टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल। ये तीन चीजें अभी मैंने आपके सामने परफॉर्म की।
चलिए, ये 3 काम मैंने किए, सही है। सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड किया, मैंने अपनी क्लास बनाई जिसका मुझे टेबल बनाना था, उसके एट्रीब्यूट्स बनाए, और मैंने जो है वो एक फंक्शन बनाया जो कि डीबी में जाके क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और कॉलम्स बनाएंगे। तो ये सारी बातें अपन सारा फोकस स्क्रीन पर, ठीक है। अजान हो रही है, तब तक आप इस फंक्शन को देखें। ये क्या कर रहा है, डेटाबेस का यूआरएल ले रहा है, क्रिएट इंजन टेबल बना रहा है मेरा, और फाइनल एग्जीक्यूशन एसक्यूएल मॉडल से यहाँ पे हो रहा है। अजान के बाद करनी है ये सारी बातें बंद। आपकी बात से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आप क्लास के बाद बात कर लीजिएगा। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने 2 चीजें लिखी, एक इंजन नाम का वेरिएबल बनाया और जिसमें मैंने लिखा क्रिएट इंजन, और यहाँ पे मैंने क्या पास किया, डेटाबेस यूआरएल। फिर मैंने लिखा एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट ऑल इंजन। अब सुने जो हम बातें कर रहे थे। सबसे पहले ऑफ कोर्स मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट इंजन नाम का एक फंक्शन बनाया, सही है। मुझे क्या क्रिएट करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने क्रिएट इंजन नाम का मेथड बनाया। अब तक मैं जो भी कर रहा था वो कैसे कर रहा था, ऑफ कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर रहा था। जो मैं इतनी देर से बात करूं कि भाई हम एज अ प्रोग्रामर क्लास लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी, एसक्यूएल मॉडल की। तो एसक्यूएल मॉडल की जिम्मेदारी, जो एसक्यूएल मॉडल का काम शुरू हो रहा है ना, वो इस लाइन से हो रहा है, एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट ऑल। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल पास है, इंजन का। इस इंजन नाम के वेरिएबल में क्या है, मेरे डेटाबेस का यूआरएल। यानी मैंने एसक्यूएल मॉडल को अब अपनी हर चीज बता दी। मैंने उसको पाइथन की सूरत में क्या बताया, अपनी क्लास का नाम। मैंने पाइथन की सूरत में उसको क्या बताया, अपने कॉलम्स एट्रीब्यूट का नाम। और इतनी देर से अभी तक हम क्या कर रहे थे, एज अ पाइथन अपना काम कर रहे थे, एज अ पाइथन डेवलपर अपना काम कर रहे थे। अब जो हम बात कर रहे थे ना कि एसक्यूएल मॉडल क्या करेगा, हमारे पाइथन को लेगा और किसको प्रोवाइड करेगा, मेरे डेटाबेस को। तो ये जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे ना, वो किस में हो रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन में हो रहा है। आप देख सकते हैं ना, यह कौन सी क्लास इंपोर्ट हो यूज कर रहा हूं मैं, एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट ऑल। ये सारी चीजें आपको आपका कोडिंग एजेंट खुद बना के देगा। एज अ पाइथन इंजीनियर डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या है, और आपको पता है एआई काम खराब कर देता है। ये डेटाबेस यूआरएल मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है, ये रहा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से एक डेटाबेस यूआरएल लोड कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, डेटाबेस यूआरएल, और ये मेरे .env में यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। ये चीज है, ओके। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक काम ये पूरा सा परफॉर्म कर लिया। अब एक और चीज,
डेटाबेस, अभी हम थोड़ा डेटाबेस रिलेटेड बात करें तो कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी। मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, async def session। सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक गेट अंडरस्कोर सेशन, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया, किस नाम से, गेट सेशन के नाम से। सही है। अब यहाँ पे ये क्यों मैंने बनाया ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी मैंने फॉर द टाइम बिंग इसको बना लिया। सही है, हम आगे चल के देखेंगे इसका क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एक चीज लगानी पड़ेगी जिसका नाम होगा इवेंट डॉट ऑन स्टार्ट। @app.onEvent स्टार्टअप, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा। सही है। अब आपको ये चीज सिर्फ समझनी है, ये कोड आपको आपका AI एजेंट खुद करके देगा। क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स नाम का फंक्शन क्या करेगा, हमारी डेटाबेस के URL को उठाएगा और यहाँ पे ये काम हमारा DB भी बना देगा और हमारा टेबल भी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। नंबर 1। गेट सेशन का फंक्शन क्या कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऐप ऑन इवेंट, क्या लिखा, ऐप ऑन इवेंट स्टार्टअप, और यहाँ जो मैंने क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल का फंक्शन बनाया था उसको मैंने यहाँ पे लाके क्या कर दिया, कॉल कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे लाके कॉल कर दिया। सिंपल इज दैट। अब ये फंक्शन क्या करेगा, फास्ट API में हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, गौर से सुनिएगा इस चीज को। क्या होते हैं हमारे पास, फास्ट API में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स क्या करते हैं, जब भी हमारी एप्लीकेशन किसी स्टेज पे पहुंचती है ना, जैसे अभी अगर मैंने अपनी फास्ट API का सर्वर लॉन्च किया तो वो एप्लीकेशन क्या हुई, मेरी स्टार्टअप हुई। क्या हुई, स्टार्टअप। एप्लीकेशन मेरी क्लोज भी होगी और ऐसी मजीद चीज है। जब मेरे पास क्या होता है, फास्ट API के सर्वर पे, फास्ट API की एप्लीकेशन में मेरे पास कुछ इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि जब मेरी एप्लीकेशन किसी एक स्टेज पे पहुंचती है तो मैं वहां पे कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकता हूं। सिंपल इज दैट। जैसे भाई इवेंट क्या होता है, 14 अगस्त का इवेंट। अब वो 14 अगस्त का इवेंट क्या होगा, जैसे ही हमारा कैलेंडर 14 अगस्त के एक इवेंट पे पहुंचेगा, एक स्टेज पे पहुंचेगा, तो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंस डे का एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे भी 31 दिसंबर है, जैसे ही हमारा कैलेंडर 31 दिसंबर के स्टेज पे पहुंचेगा, क्या होगा, एक न्यू ईयर का इवेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इवेंट्स का मतलब यही है कि जब मेरी फास्ट API की एप्लीकेशन किसी एक स्टेज पे पहुंचेगी तो एक पर्टिकुलर इवेंट या एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे इवेंट क्या बता सकते हैं, क्या इवेंट है यहाँ पे, स्टार्टअप। और यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्रिएट DB एंड टेबल्स। ये क्या है, एक फंक्शन है। और इस फंक्शन में अभी हमने देखा, हमने क्या किया, डेटाबेस को हमने यहाँ पे क्रिएट किया। सिंपल इज दैट। सही है। इस कोड को, क्योंकि ये थोड़ा हैवी कोड है, इसको भी आप देखिए समझे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सही है। ये टेक्निकल चीजें को समझेंगे। हो गया मेरा काम पूरा किस चीज का, मेरे SQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। सही है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी रिपोजिटरी में आऊंगा और देखूंगा मुझे कहां से जो है वो फंक्शन दे। मैंने डेटाबेस वगैरह सेटअप कर लिया। हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, नियॉन का डेटाबेस। अभी हमने क्या किया, वर्सल के थ्रू नियॉन से बात की। अब जाहिर सी बात है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी मैं वर्सल के थ्रू कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे डेटाबेस में जाना है ना, तो वो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, नियॉन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो मैं इसका लिंक कॉपी करता हूं। सही है। और यहां पे मैंने इसको न्यू टैब में
ओपन कर लिया, मैंने इसको लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स में मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, संडे आफ्टरनून क्लास। यही नाम था मेरे प्रोजेक्ट का जब मैं वर्सल पे काम किया था, यही नाम था, आपको याद है? तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मेरे पास एक ये मॉनिटर स्क्रीन आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे साइड बार में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, किसका? टेबल्स का। आप टेबल पे आए, और टेबल पे आने के बाद आपने यहाँ क्या किया, आपको वेट करना है अपने टेबल्स के शो होने का। यहाँ पे मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। ये टेबल का नाम क्या है? टू डू। टू डू। कहाँ डिफाइन किया था मैंने कि मुझे मेरे टेबल का नाम टू डू रखना है? मेरी क्लास का नाम क्या था? यहाँ पे टू डू था, तो इसने डेटाबेस का क्या नाम रख दिया यहाँ पे? टू डू। होपफुली इसने मेरे क्या किए होंगे, कॉलम्स भी बनाए होंगे, क्योंकि टेबल्स ऐसे तो बनते नहीं है, किसके थ्रू बनते हैं? टेबल्स में क्या चीज होना जरूरी है? कॉलम। और वो कौन सी चीज है? आईडी। अभी हमने क्या देखा था? डेटाबेस का कॉलम क्या होगा? आईडी एट्रीब्यूट्स होंगे। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड। तो यहाँ आप देखें आईडी, टाइटल, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड। तो ये चार चीजें मेरी बन गई, सही है। हमने अभी तक क्या किया? डेटाबेस से क्लास बनाई, सॉरी पाइथन से क्लास बनाई, एट्रीब्यूट्स लिखे, वो तीन फंक्शन लिखे। एज ए डेवलपर आपको पता होना चाहिए वो तीन फंक्शन क्या कर रहे हैं। आपको आपका एआई एजेंट क्लाउड कोड खुद बना के दे देगा, सही है। तो इस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी, बस पता होना चाहिए काम क्या करना है, क्योंकि एरर मैसेज आपके सामने होता है, डीबगिंग करने में आप थोड़े से अभी भी वीक है। एरर मैसेज को पढ़े, आपके मसले का हल खुद ही निकल आएगा। या हमारा डेटाबेस क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी मेरे पास एक कोड रखा हुआ है, बैकएंड की एक डायरेक्टरी है, मैं इस कोड को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, सही है। मैंने यहाँ main.py लिखी, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी कोड रखा हुआ है। फास्ट ट्रैक चीजों को करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज को कॉपी कर लिया, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एंड एक यहाँ पे मैंने सिंपल इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर लिया, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हो क्या है। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ मैं हर जगह इसको टू डू कर देता हूँ या आइटम कर देता हूँ, सही है। अच्छा, मुझे अपने टू डू को अपडेट भी करना पड़ेगा। ये कोड आप जब चलाएंगे ना, आपको चलता हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ और डिस्कशन करनी, तो फास्ट ट्रैक पे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ हो क्या है, सही है। ये कमेंट्स में फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। आप अपने फास्ट एपीआई के डॉक्स में जाएंगे ना, आपको चलता हुआ ये कोड मिल जाएगा, मसला नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, हमने डेटाबेस का टेबल बना लिया, डेटाबेस में कॉलम्स बना लिया। अब किस चीज की बारी आती है, मेन चीज जो हमारा फोकस है वो क्या है, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। अब डेटाबेस में अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने किस में लगाया, ये पोस्ट मेथड में लगाया। आईडी इनिशियली क्या होगी मेरी, एम्प्टी होगी या नन होगी, सही है। अब आप यहाँ देखिए सेशन, मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक चीज, इस चीज को यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ टू डू, और इसको भी मैं कर देता हूँ टू डू। ठीक हो गया जी। ये सिंपल सी एक चीज है। अब यहाँ पे होगा वही जो आप ऑलरेडी काफी मर्तबा कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर दिया। सबसे पहले आपको फ्रंट एंड से क्या रिसीव होगा, या आप रेस्ट एपीआई के डॉक से क्या भेजेंगे, टू डू। क्या भेजेंगे,
टू डू, भाई आपको टू डू ही भेजना है ना। आप एक अपना टाइटल लगाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और कंप्लीटेड में फॉल्स या ट्रू लिखेंगे, ठीक है? यस और नो? ठीक है। तो इस टू डू की क्या टाइप है? ये टू डू की क्लास जो मैंने कहाँ बनाई थी? यहाँ ऊपर बनाई थी। देखिए रियल वर्ल्ड में चीजें इसी तरह चलती है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, सही है? और यहाँ पे ये सिंपल सी चीज हो गई जो हम यूजुअली करते हैं। अब एक जो मेन चीज सेशन, ये सबसे जरूरी, अगर आपने ये नहीं लगाया डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं होगा। इस सेशन का क्या मतलब है? डेटाबेस की जबान में जब कभी भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, गौर से सुनिएगा, डेटाबेस की वर्ल्ड, डेटाबेस की दुनिया में जब कभी भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के साथ, इसको कहते हैं डेटाबेस से ट्रांजैक्शन करना। क्या कहते हैं? डेटाबेस से ट्रांजैक्शन करना। जैसे आप पैसों की लेन देन करते हैं ना, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो जब भी डेटाबेस के साथ आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं एक्शन परफॉर्म करना। और वो एक अदद किस तरह होता है? सेशन के साथ होता है। कैसे होता है? सेशन के साथ। आई रिपीट, जब कभी भी आप डेटाबेस से कम्युनिकेशन करते हैं, सही है, तो आपके ऊपर, अच्छा सेशन का क्या मतलब, सॉरी एक्शन का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? डेटाबेस में रिकॉर्ड भेजना यानी पोस्ट करना, डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के लाना यानी गेट करना, लाना। डेटाबेस में ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड है यानी रखा हुआ है, उसको आपको अपडेट करना। जैसे कोई आपका एक टास्क है जो टू डू है, यानी वो इस कंप्लीटेड, उसका फॉल्स है। अब जाहिर सी बात है वो टास्क हो गया, आपको उस फॉल्स को ट्रू करना है, तो वो आप कैसे करोगे? इसको आप कहते हो क्या? डेटाबेस से कम्युनिकेशन। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे सेशन और डिपेंड्स का क्या मतलब है? यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया सेशन के नाम का, सही है? सेशन के नाम का आपने क्या बनाया? यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। और इस वेरिएबल की टाइप क्या है? सेशन, क्लास सेशन। इसकी क्या वैल्यू है बाय डिफॉल्ट? डिपेंड्स एक फंक्शन है, और इस डिपेंड्स के फंक्शन में क्या चीज है? गेट सेशन। अच्छा, ये सबसे पहले क्लियर करते हैं, ये गेट सेशन क्या है? ये गेट सेशन आपका यही फंक्शन है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया, और देखिए यहाँ भी सेशन यूज हो रहा है, सही है? अब आपको पता चल गया गेट सेशन कहाँ यूज होगा? इस डिपेंड्स के फंक्शन में यूज होगा। अब एक और सवाल, के डिपेंड्स क्या करते हैं? अभी जो मैंने आपसे बात कही कि डेटाबेस से जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, इधर आ जाओ। कम्युनिकेशन का क्या मतलब? डाटा भेजना, डाटा मंगवाना, डाटा अपडेट करना, डाटा डिलीट करना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब कभी भी आप डेटाबेस से कोई कम्युनिकेशन करोगे, आपको एक सेशन की नीड पड़ेगी। किसकी नीड पड़ेगी? सेशन की। डेटाबेस की वोकैबुलरी है। अब ये सेशन क्या होता है भाई? सपोज आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर के पास जाके डायरेक्ट उसके टेबल पे बैठ जाते हो या पहले उसका अपॉइंटमेंट लेते हो? अपॉइंटमेंट लेते हैं। अच्छा, उस अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? कि अभी इस एक पर्टिकुलर पेशेंट की बारी चल रही है। क्या चल रही है? इस पर्टिकुलर पेशेंट की बारी चल रही है, टर्न चल रही है। आप एटीएम मशीन गए या किसी भी काउंटर पे गए, बैंक काउंटर पे गए, फूड काउंटर पे गए, लाइन लगी होती है, सबसे आगे जो खड़ा है। अब क्या होता है? कोई भी लाइन में आगे आ सकता है, कोई भी एटीएम मशीन में, अगर आप ऑलरेडी एटीएम में हैं तो क्या कोई भी डायरेक्ट अंदर आ सकता है? नहीं सर। अगर आप एटीएम मशीन के पास है ना, इसका मतलब अभी क्या है? आपकी टर्न चल रही है, आपकी बारी चल रही है। तो जब भी डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, क्रिएट का, रीड का, अपडेट का, डिलीट का, तो वो एक सेशन परफॉर्म करके होता है। ये डेटाबेस के लिए आसानी होती है। इसका क्या फायदा क्या नुकसान, उसमें अभी हमें जाने की नीड नहीं है, सही है? वो किस तरह होता है? एक
सेशन क्रिएट करके होता है जो यहां पर है। सही है। जब भी डेटाबेस में कोई कम्युनिकेशन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो उसका एक सेशन क्रिएट होता है। और सेशन का क्या मतलब है कि भाई अभी आपने जो रिक्वेस्ट डेटाबेस पे भेजी है ना, क्रिएट करने की, रीड करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की, अभी उसकी बारी चल रही है और अभी कोई बीच में इन्वॉल्व ना हो। इसका क्या फायदा क्या नुकसान, वो अभी हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया सेशन क्या होता है। एक चीज और लिखी है यहाँ पे, डिपेंड्स। डिपेंड्स का उर्दू में क्या मतलब है? किसी पे निसार करना, या किसी पे भी आप निर्भर है, जो भी है भाई, किसी और के भरोसे आप हैं, किसी दूसरे के भरोसे रहना। अब जब कभी भी आपका यूजर, गौर से सुनिएगा, इस छोटी सी 3 लाइन में हो क्या रहा है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन का क्या फायदा है? आपको पता हो आपका एआई एजेंट क्या कर रहे हैं, और जब आप इंटरव्यू में बैठो, किसी टेक्निकल क्लाइंट के साथ बात करो, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, वरना यही चीज है जो आपकी एप्लीकेशन तो बना देती है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता छोटी छोटी, तो आपका यही रीजंस होते हैं कि आप इंटरव्यूज में और क्लाइंट्स के साथ रिजेक्ट हो जाते हैं। डेटाबेस से जब भी हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किस चीज की जरूरत होती है? सेशन की। किस चीज की जरूरत होती है? सेशन की। नंबर 1। सेशन का क्या मतलब है कि भाई अभी मेरी बारी चल रही है, बाकी सब लाइन में लगे। सिंपल, आसान लफ्जों में सेशन का मतलब ये है। अब ये सेशन मैंने कहां लिखा है? मेरे एक क्रिएट टू डू है, जो मेरा क्रिएट टू डू का एंड पॉइंट है। उसका दूसरा पैरामीटर क्या है? सेशन है, जो डिपेंड्स कर रहा है गेट सेशन पे। गेट सेशन में क्या हमने देख लिया। डिपेंड्स का क्या मतलब है कि भाई ये मेरा ये एंड पॉइंट, मेरा क्या, ये एंड पॉइंट उसी वक्त सक्सेस रिटर्न करेगा जब गेट सेशन उसका साथ देगा। आसान लफ्जों में मैं आपसे कहूं, इंक्लूडिंग मी, हम सब अभी एआई के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। हमारे प्रोजेक्ट्स, रोज का काम किसके ऊपर है? सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? अगर कभी भी एआई रुक जाए, सपोज चैट जीपीटी डाउन हो गया, क्लाउड डाउन हो गया, हम सब उस पे क्या है? डिपेंडेंट है। अगर कोई भी एआई डाउन हो गया तो हमारे काम क्या हो जाएंगे? वहीं पे रुक जाएंगे। तो अब यहां क्या हो रहा है? मेरा ये जो एंड पॉइंट है ना, ये किस पे डिपेंडेंट है? इस गेट सेशन पे। यानी इस सेशन में क्या हो रहा है? डेटाबेस से कम्युनिकेशन हो रहा है कि सेशन डॉट ऐड, मतलब मैं कह रहा हूं सेशन को मेरा रिकॉर्ड ऐड करो। कमिट मतलब फाइनली ऐड करो, रिफ्रेश करो। इसको हम बाद में देख लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। कभी भी, जब कभी भी मैं इस टाइप का कोई काम करूंगा डिपेंड्स, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा वो फंक्शन या वो एंड पॉइंट किस पे डिपेंडेंट होगा? मेरे उस फंक्शन पे। इसकी क्या, अच्छा अब इसका क्या मतलब है? अब जो मैंने पहले बात कही कि बारी, हर एक यूजर की बारी होती है। अगर यूजर का सेशन क्रिएट होगा तो ही वो डेटाबेस से बात करेगा। सही है? आई रिपीट, मेरे यूजर को अगर टू डू ऐड करना है तो वो किससे बात करेगा? क्रिएट टू डू के एंड पॉइंट पे। नंबर 1, मेरा क्रिएट टू डू का एंड पॉइंट किस पे डिपेंडेंट है? डेटाबेस के सेशन के ऊपर। अगर कभी भी ये सेशन नहीं बन पाया, भाई आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो आप क्या डॉक्टर से बात कर सकते हैं? यस और नो? नो। तो अब क्या होगा? डेटाबेस के लिए सेशन जरूरी है, डेटाबेस का रूल है। ठीक है? डेटाबेस जब कभी भी मेरा यूजर इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए सेशन क्रिएट होगा। सेशन क्रिएट होगा तभी वो डेटाबेस में डाटा जाएगा और डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा। फॉर एनी रीजन अगर सेशन क्रिएट नहीं हो सका, किसी भी वजह से सेशन क्रिएट नहीं होता, तो डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये 3 लाइन है, लेकिन इसमें ये टेक्निकल चीज है। सही है? चलो ठीक। अब क्या हो, सिंपल सी बात है, सेशन का एक वेरिएबल है जिसमें हमने देख लिया इतनी लंबी चौड़ी कहानी के भी डेटाबेस से सेशन बन रहा है। सेशन होगा तो यूजर का रिकॉर्ड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सेशन डॉट ऐड, पता चल रहा है डॉट ऐड का क्या मतलब है कि मेरे इस सेशन में
डाटा को ऐड कर दो। अब जाहिर सी बात है जब सेशन चल रहा होगा तभी डाटा ऐड होगा, तो मैंने डाटा ऐड कर दिया। फिर क्या करो, डेटाबेस में जाके इसको कमिट कर दो। हम गिट पे कमिट करते हैं ना, इसी तरह एक फंक्शन है यहाँ पे सेशन डॉट कमिट, जो क्या करेगा मेरे डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर देगा। अब यूजर के लिहाज से जब उसने डाटा अपलोड किया तो यूआई पे क्या होना चाहिए, फौरन से रिफ्रेश होना चाहिए, यानी वो डाटा लिस्ट में आखिरी में ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेशन डॉट रिफ्रेश लगा हुआ है उस टू डू के साथ, और आखिरी में एक मैसेज रिटर्न हो रहा है। सिंपल सिंपल तो खैर नहीं है, बहुत टेक्निकल है। सही है, तो ये आपका एंड पॉइंट इस तरह क्रिएट का बनेगा, डिलीट का भी बनेगा, अपडेट का भी बनेगा। सही है, तो ये चीज हमने अभी 3 घंटे में देखी। हमने आज पूरी इतनी टेक्निकल क्लास में क्या किया, 3 मिनट के अंदर इसकी हम समरी देखते हैं। सबसे पहले हम आए, हमने अपना टेक स्टैक डिसाइड किया। अभी कोई जाए नहीं, अपना हमारा टेक स्टैक क्या है, नेक्स्ट.js फास्ट एपीआई डेटाबेस। सही है, नेक्स्ट.js फास्ट एपीआई डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हम कहां गए, वर्सल के ऊपर। कहां गए, वर्सल के ऊपर। वर्सल में हम स्टोरेज पे गए, हमने NeonDB सेलेक्ट किया, .environment.env की फाइल उठाई और कहां पे लाके पेस्ट की, अपने फास्ट एपीआई में, नेक्स्ट.js में, फास्ट एपीआई में। क्यों, क्योंकि फास्ट एपीआई जिम्मेदार है किस चीज का, मेरे डेटाबेस से कम्युनिकेशन का। हमेशा बैकएंड से ही डेटाबेस का बात करेगा। आखिर अब तो Node.js आ गई है, नेक्स्ट.js में सर्वर कंपोनेंट्स भी हो गए, लेकिन वो हर चीज सर्वर पे ही चलती है। तो अगर आपने कभी ये यूज किया हो ना कि भाई हमने तो नेक्स्ट.js में डेटाबेस लगा दिया था, तो वो भी सर्वर कंपोनेंट से चल हर चीज सर्वर पे रही। अभी हमारा सर्वर फास्ट एपीआई है, नेक्स्ट.js का सर्वर नहीं। खैर, वर्सल पे गए, NeonDB सेलेक्ट किया, वहां से .env उठाया और कहां लाके पेस्ट किया, अपने फास्ट एपीआई नंबर। फिर फास्ट एपीआई में हमने देखा कि किस तरह हम env को लोड करते हैं, एक एक लाइन ऑफ कोड हमने समझा। किस तरह हम env को लोड करेंगे, किस तरह db डेटाबेस URL हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने कुछ 3 फंक्शंस देखे जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के, डेटाबेस बनाने के और टेबल बनाने के। और टेबल्स में क्या होते हैं, कॉलम। फिर हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे जो उसी URL को गेट करेंगे और उसको SQL मॉडल में किस तरह देते हैं, वो स्लाइड। ये नंबर मिला के देना है 10 फील्ड। सही है। और ये नंबर फिर हमने क्या किया, फाइनली क्रिएट टू डू का एंड पॉइंट बनाया। एंड पॉइंट क्या होता है, अगर मुझे आपको फोन लगाना है, आपका फोन नंबर, आपके घर आना है, आपका घर का एड्रेस, तो ये मेरा एंड पॉइंट बना। और हमने देखा कि किस तरह क्या चीज इस टेक्निकल लाइन में हो रही है। सही है, एक ये चीज थी, ये अपनी पूरी समझ दी। अच्छा, एक चीज, आप लोग चैटबॉट में भी मुझे रिव्यू मिला कि चैटबॉट में कुछ लोग फंसे हुए। लोकल पे भी अगर आप चला सकते हैं ना, चला दें, डिप्लॉयमेंट भी करनी है, खैर जरूरी तो है, लेकिन एटलीस्ट लोकल पे तो चले। आप किधर पहुंचे? एक जो आप लोग अभी भी मुझे कोऑर्डिनेटर्स अली भाई से जो एक फीडबैक मिला कि एरर मैसेज जो है ना आपके फास्ट एपीआई के टर्मिनल में लिखे हुए। देखिए, ये जो टर्मिनल चलता है ना, इसको हमें नजर में रखना होगा। अब देखिए, मेरे पास एक एरर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां ले आता हूं। अब ये डीबगिंग के कुछ टिप्स हैं, अभी जल्दी से सुन लें। क्या लिखा है यहाँ पे, नेम एरर, नेम डिपेंड्स इज नॉट डिफाइंड। अब मैं जब इसको चलाऊंगा ना, ये कोड चलेगा नहीं, जैसा आप लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, कोड नहीं चल रहा, ऐसी बातें सब होते हैं। आप लोग क्या करें, इसी को कॉपी करें। 2 चीज आप सुनिएगा, ठीक है, 2 चीजें अब आप सुने। इस एरर को ही कॉपी करें और अपने क्लाउड कोड को दे दें, वो खुद जाना, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, आप कह सकते हैं भाई ये काम तो हमने करके देख लिया, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। अब दूसरी बात क्या होगी, जैसे आपके क्वाड्रेंट के डेटाबेस में डाटा को अपलोड करना है, कोई भी चैट करना है, डाटा को रिट्रीव करके लाना है चैटबॉट से, तो वहां पे आप फास्ट एपीआई, अगर कोई सबसे पहली चीज ये लिख ले, अपने दीवारों पे लिख ले करके कि भाई अगर कोई चीज इस तरह परफॉर्म नहीं होती ना, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फास्ट एपीआई के टर्मिनल में जाके देखना है कि वो कह क्या रहा है। हो सकता है एरर वही लिखा हो, नंबर 1 आपने एरर पढ़ लिया फास्ट एपीआई के टर्मिनल में, जैसे मैंने अभी देखा। और दूसरी चीज क्या करनी है, उस एरर को पढ़ने के बाद अपने क्लाउड कोड को दे दें, वो करके दे देगा। दूसरा पॉइंट, अगर उससे भी काम नहीं हो, आप कह सकते हैं हमने तो ये कर लिया। फिर आप क्या करें कि जो एरर मैसेज होते हैं ना, उसको आप कॉपी करें। अब ये तो लाइब्रेरी का एरर मैसेज है, तो ऑफ कोर्स मेरे कोड बेस में नहीं होगा। इसको आप कॉपी करें
ये रहा आपका VS कोड। अब आप AI से कोडिंग करवा रहे, AI को स्टैंडर्ड्स बताएं कि फ्रंट एंड में क्या होता। क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा एक्सपेंसिव ऑपरेशन करते हैं ना, तो उससे पहले एक चेक लगता है। चेक मतलब अगर मगर मतलब इफ एल्स या हेलो ट्राई कैच। आ गए आप? सही है। उस एरर मैसेज को कॉपी करें। मोस्ट प्रोबेबली आपने पार्क के सामने वाले पे आने हैं। VS कोड में आपको साइड बार दिख रहा है, पार्क के सामने वाले मार्की है गेट। यहाँ पे एक सर्च का आइकन नजर आ रहा है, यस और नो? इस सर्च के आइकन में आके वो एरर मैसेज पेस्ट कर दो। अब ये तो क्योंकि बस मार्की गेट पर आपने आना है। मार्की का गेट है ना, मार्की IT, उस गेट पर आना है। पार्क के सामने क्या वाला। जब आप कोई एरर मैसेज करोगे, पढ़ो इस तरह करोगे ना, वो एरर मैसेज क्या होगा? क्वाड्रेंट फेल टू इनिशियलाइज, पुलिस स्टेशन भी है सामने, मस्जिद दिस भी है। एंड पॉइंट फला एंड पॉइंट इज नॉट रिस्पोंडिंग, इस टाइप का कुछ मैसेज होगा। जब आप इसको यहाँ पेस्ट करेंगे ना, वो VS कोड आपको बताएगा। हाँ बस में आ रही हूँ, बस में आ रही हूँ। चले बस में। कहाँ पे आ रहा है? सर्च का मतलब क्या है? यही है ना एरर मैसेज। कहाँ पे आ रहा है वो सर्च करके लाएगा आपके कोड बेस में कहाँ है। फिर यहाँ पे कुछ जैसे अभी मेरे पास नो रिजल्ट्स आ रहा है ना, आपके पास वहाँ फाइल का नाम आ जाएगा कि कहाँ है और किस लाइन पर है। आप वहाँ जाके क्लिक करें, गौर से सुनिएगा, याद रखना है इसको। वहाँ जाके क्लिक करें और इतना तो अब आप लोगों का बन ही गया है कि इफ एल्स और ट्राई कैच में जो लिखा है ना, उसको पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मसला क्या है। हो सकता है इफ में कोई ऐसी स्टेटमेंट लगी हुई हो कि जो वो फेल हो रही हो, और आपको पता है कि अगर इफ फेल होता है तो वो कहाँ जाता है? एल्स में जाता है। अगर ट्राई ब्लॉक में हो सकता है कोई API का एंड पॉइंट हो। अब ट्राई अगर फेल होता है तो वो कहाँ जाता है? कैच में, या उसके नीचे मजीद फाइनली में। फाइनली तो खैर नहीं होगा, कैच ही होगा। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ट्राई में वो नहीं जा रहा, इसका मतलब API लगी हुई है वहां पे। हमने यही देखा है ना, ट्राई में यही होता है, सर्वर में मसला हो, ट्राई में हम उसको लगाते फिर वो कैच में आ जाता है, वरना वो ट्राई चल जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ट्राई ब्लॉक में ये API का एंड पॉइंट है, यहाँ मसला आ रहा है, फिर बैकएंड पे आके देख लो क्या मसला है। इसी तरह अगर इफ के स्टेटमेंट में कोई इशू है, भाई कोई स्टेटमेंट लगी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनवायरनमेंट वेरिएबल इज ट्रू, ये तो मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलूं, आपको पता है कि भाई एनवायरनमेंट वेरिएबल होंगे तो ही काम होगा, वरना एल्स में चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो एज अ डेवलपर, यही प्रैक्टिस करो तो आपके डीबगिंग स्किल्स डेवलप होंगे। एरर मैसेज को खुद पढ़ना सीखो, कोड में जाना सीखो। तो जिनके चैटबॉट में कोई भी इशू आ रहा है ना, वो ये सारी देखें। जिनका डिप्लॉयमेंट में इशू आ रहा है कि भाई लोकल पे चैटबॉट सही चल रहा है, वर्सल पे नहीं चल रहा, तो वर्सल में भी लॉग्स होते हैं। अगर किसी ने रेलवे पे डिप्लॉय किया, हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया है, और कौन सा एक रेंडर वहां डिप्लॉय किया है, तो वहां भी लॉग्स होते हैं। आप जब भी किसी एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करते हो ना, भाई मैंने रिक्वेस्ट की आपके फोन नंबर पे, आपका फोन नंबर बंद आ रहा है, तो वो आंटी बोलती है ना कि फोन नंबर बंद है, तो वो क्या है, वो आपके लॉग्स है कि भाई ये फोन नंबर बंद है, या जो भी है, जो भी सीन है, या मेरे पास ही अगर बैलेंस नहीं है तो वो आंटी अंकल बोलेंगे ना, तो यही आपके लॉग्स होते। अब जाहिर सी बात है, मैं उनकी बात सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या इशू है। अगर मैं अंकल आंटी की बात ही नहीं सुनूंगा, बोलूंगा यार तू फोन नहीं उठा रहा था, हाँ हेलो, तो वो तो फिर मुझे बताएगा ना क्यों फोन नहीं उठा रहा। हाँ बस आ गए वो। सही है, तो अपने लॉग्स को पढ़ना सीखें। आप लोग 75% या 70% चैटबॉट बना चुके हैं, बस एरर मैसेज आप लोग नहीं पढ़े ना, तो वहां फंसे हुए।